नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। टीएनसी नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि हमारा जो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो लास्ट क्लास के अंदर खत्म हो गया है और अब हम शुरुआत कर रहे हैं एक नए सब्जेक्ट की, जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के अंदर आता है। आप सभी को पता है कि जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है उससे कितने सारे जो क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज से हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग स्टार्ट करेंगे। जितने भी जो हमारे सामने जो भी प्रोसीजर्स आएंगे दोस्तों, उन सभी प्रोसीजर्स को हम पूरी तरह से उसको सोल्व करके देखेंगे। स्टार्टिंग के जो कुछ क्वेश्चंस हैं दोस्तों वो डायरेक्टली थ्योरी बेस्ड हैं। जैसे कि मतलब अगर हम बात करें, जैसे कोड ऑफ एथिक्स है उससे रिलेटेड है, रिहेबिलिटेशन हो गया उससे रिलेटेड है। कुछ पोर्शन जब स्टार्टिंग क्वेश्चंस का खत्म होगा तो उसके बाद में फिर जो प्रोसीजर्स हैं वो आना क्या होंगे दोस्तों, स्टार्ट होंगे, या फिर मेन पोर्शन ऑफ जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है वो आना क्या होगा, स्टार्ट होगा। लेकिन जैसे कि हम एक एक क्वेश्चन सभी क्वेश्चन कर रहे हैं, किसी भी क्वेश्चन को हम छोड़ नहीं रहे हैं, तो सभी क्वेश्चन को हम करेंगे। तो पहले क्वेश्चन से हम इसकी क्या कर रहे हैं दोस्तों, शुरुआत कर रहे हैं। एडवांस सीरीज में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, अगर हम इसकी बात करें तो दोस्तों हमने काफ़ी सारे, अगर हम बात करें जो सिस्टम्स हैं उनके बारे में पढ़ा है। इसके अलावा हम ओबीजी जो सब्जेक्ट है दोस्तों उसको पूरा पढ़ चुके हैं। इसके अलावा मैंने आपको एंडोक्राइन करवा दिया है, नर्वस करवा दिया है, मस्कुलोस्केलेटन करवा दिया है, आई ईयर पढ़ दिया है। इसके अलावा जीआई ट्रैक पढ़ा है, कुछ पार्ट्स हमने न्यूट्रिशन का पढ़ा है। इसके अलावा रीनल सिस्टम पढ़ा है, इंटीग्यूमेंट्री पढ़ा है, और दोस्तों हमने जो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो भी पढ़ लिया है। तो ये हम स्टार्ट हुए हैं, अभी तक सिर्फ हमारी 80 क्लास हुई है, और अगर 80 क्लास के अंदर हमने दोस्तों इतने सारे जो सिस्टम है उनका हमने रिवाइज किया है। मैं 100% तो नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको 70 to 80% सिलेबस लगभग इन हर सिस्टम में से हर चीज़ में करवाया है। अगर किसी भी सिस्टम में या किसी भी ये जो सब्जेक्ट है जैसे ओबीजी है, अगर उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर कोई भी डिजीज अगर इंक्लूड हुई है तो मैंने उसको 100% करवाया। लेकिन कुछ ऐसे एक दो डिजीज ऐसी हो जाती हैं जैसे क्वेश्चन के अंदर वो इंक्लूड नहीं कर पाते हैं, तो वो जरूर आपको खुद को पढ़नी है। नहीं तो इसके अलावा लगभग मैंने आपको सारी डिजीजेज दोस्तों करवा रखी हैं। अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, हमारी पहली क्लास की। तो हम शुरुआत करते हैं। तो आज की क्लास का दोस्तों हमारे सामने पहला जो क्वेश्चन है वो ये आपके बोर्ड के सामने है कि ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु हैज पैराप्लेजिया। एक नर्स है दोस्तों, एक क्लाइंट की केयर कर रही है जिसको क्या है दोस्तों, पैराप्लेजिया है, एज ए रिजल्ट ऑफ स्पाइनल कोड इंजरी। नर्वस सिस्टम में जाकर आप देखना पूरा का पूरा जो स्पाइनल कोड इंजरी है दोस्तों मैंने करवा रखा है। ये यहाँ पर फंडामेंटल का क्वेश्चन है तो उस वे में ही हम इसको पढ़ेंगे। विच रिहेबिलिटेशन प्लान विल बी मोस्ट इफेक्टिव फॉर दिस क्लाइंट। इस क्लाइंट के लिए दोस्तों हमें क्या बनाना है, एक रिहेबिलिटेशन प्लान बनाना है। तो कौन सा जो प्लान है वो इस क्लाइंट के लिए क्या रहेगा, मोस्ट इफेक्टिव रहेगा। तो अगर हम बात करें दोस्तों सबसे पहले पैराप्लेजिया की, पैराप्लेजिया मतलब क्या होता है दोस्तों, पैरालिसिस ऑफ द लोअर हाफ ऑफ द बॉडी, लोअर हाफ ऑफ द बॉडी। जो हमारी बॉडी है दोस्तों उसका जो लोअर हाफ है, जिसमें दोनों जो लोअर जो लिम्ब हैं वो तो इंक्लूड होंगे ही, साथ में जो लोअर जो पार्ट है दोस्तों वो भी क्या होता है, इंक्लूड होता है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, पैराप्लेजिया के नाम से जानते हैं। ऐसे कुछ टर्म और भी हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे कि दोस्तों एक टर्म है मोनोप्लेजिया। मोनो को मतलब हो गया एक, तो कोई भी एक लिम्ब अगर पैरालिसिस हो रहा है, कोई भी, चाहे वो अपर लिम्ब हो या लोअर लिम्ब हो, कोई भी एक लिम्ब होगा, ठीक है। चारों लिम्ब में से अगर कोई एक लिम्ब पैरालिसिस हो रहा है दोस्तों तो इसे हम किस नाम से जानेंगे, इसे हम मोनोप्लेजिया के नाम से जानेंगे। अगर दो लिम्ब हो रहे हैं दोस्तों तो इसे हम बोलेंगे डाईप्लेजिया। अगर दो लिम्ब हो रहे हैं तो इसे हम किस नाम से जानेंगे, डाईप्लेजिया के नाम से जानेंगे, टू लिम्ब पैरालिसिस। चाहे वो दोनों अपर लिम्ब हो या फिर वो दोनों क्या हो सकते हैं दोस्तों, लोअर लिम्ब होंगे। क्या तो दोनों अपर होंगे या फिर दोनों क्या होंगे दोस्तों, लोअर लिम्ब होंगे, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें दोस्तों, फिर आता है आपका हेमीप्लेजिया। हेमीप्लेजिया हेमीप्लेजिया का मतलब क्या होता है, मतलब कि जो वन हाफ ऑफ द बॉडी की अगर हम बात करें, मतलब जो बॉडी इसको अगर हम दो भागों में बांटे बराबर, तो वन हाफ ऑफ द बॉडी क्या हो जाए दोस्तों, पैरालिसिस हो जाए। जिसमें मतलब अगर इस साइड का अगर लिम्ब है अपर लिम्ब तो इसी साइड का लोअर लिम्ब इंक्लूड होगा, अगर इस साइड का अपर लिम्ब है तो इस साइड का ही लोअर लिम्ब भी क्या होगा, इंक्लूड होगा। तो इसे हम हेमीप्लेजिया के नाम से जानते हैं। तो पैरालिसिस ऑफ वन हाफ ऑफ द बॉडी।
इज नोन एज हेमिप्लेजिया। एक होता है दोस्तों आपका क्वाड्रिप्लेजिया, या इसे हम टेट्राप्लेजिया के नाम से भी जानते हैं, क्वाड्रिप्लेजिया या टेट्राप्लेजिया। क्वाड्रिप्लेजिया टेट्राप्लेजिया का मतलब क्या है दोस्तों कि ऑल फोर लिम्स, चारों जो फोर लिम्ब है दोस्तों उनकी पैरालिसिस होना क्या कहलाता है आपका, क्वाड्रिप्लेजिया या टेट्राप्लेजिया कहलाता है। तो ये सभी आपके पैरालिसिस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है दोस्तों, अगर पैरालिसिस की जगह पेरेसिस वर्ड लिखा हुआ आता है तो ध्यान रखना कि पेरेसिस वर्ड अगर इससे रिलेटेड आता है तो कोई भी डेफिनेशन हो उसमें आगे पेरेसिस है तो उसका मतलब वीकनेस होगा, वीकनेस होगा। अब आपके लिए जैसे कि आपने स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पढ़ी है तो जिस भी स्टूडेंट ने, तो आपके लिए मेरे साथ मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि एक पेशेंट है दोस्तों स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का, एक पेशेंट है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का, उसकी जो इंजरी हुई है वो अबाउट T6 हुई है। अबाउट T6 किसी भी एक पेशेंट को क्या हुई है दोस्तों, इंजरी हुई है। वो पेशेंट जो है दोस्तों वो कौन से कॉम्प्लिकेशन के, कौन सा ऐसा दोस्तों कॉम्प्लिकेशन है जो कि अबाउट T6 में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में देखने को मिलता है, तो कौन से कॉम्प्लिकेशन के रिस्क पे है ये पेशेंट, बस मुझे ये बताना है कि जो पेशेंट है दोस्तों ये कौन से कॉम्प्लिकेशन के रिस्क पे है, और वो भी मेनली 48 घंटों के बाद बताना है आपको कि अगर 48 आवर हो गए तो उसके बाद में मेनली किस कॉम्प्लिकेशन के रिस्क पे ये पेशेंट रहेगा। दोबारा से सुन लो, एक पेशेंट है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का, इंजरी हुई है अबाउट T6, तो 48 घंटों के बाद इस पेशेंट के अंदर कौन सा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा। जिस बच्चे ने नहीं समझा है एक बार नर्वस सिस्टम जाके स्पाइनल कॉर्ड इंजरी को जरूर पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये काफी बार एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद में दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि रिहेबिलिटेशन के बारे में पूछा गया है कि रिहेबिलिटेशन क्या है। तो दोस्तों रिहेबिलिटेशन का क्या मीनिंग होता है, रिहेबिलिटेशन का ये मीनिंग होता है दोस्तों कि कोई भी पर्सन है दोस्तों उसको अटेन करवाना है मैक्सिमम वेलबींग, आफ्टर नेगेटिव हेल्थ। कोई भी पर्सन है दोस्तों उसको मान लो उसकी बॉडी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हुई है, एग्जांपल के लिए समझो कि उसका एक लिम्ब एम्पुटेट कर दिया, आपने एक पैर को काट दिया। अब आपको उस पर्सन को क्या कोशिश करना है दोस्तों कि उस पर्सन को आपको ये कोशिश करना है कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम अपनी जिंदगी को अच्छी तरीके से जिए। कोशिश करोगे कि आप पूरी तरह से वो क्या रहे, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहे, इंडिपेंडेंट रहे। तो आप उस चीज के लिए जो भी चीज करोगे उसके जो बचे हुए जो ऑर्गन्स उनका यूज करते हुए कि वो अपनी जो लाइफ है दोस्तों उसको मैक्सिमम तरीके से अच्छे तरह से जी सके, वही क्या कहलाती है दोस्तों, आपका रिहेबिलिटेशन कहलाता है। वही क्या कहलाता है, रिहेबिलिटेशन कहलाता है। रिहेबिलिटेशन जो आता है वो कौन सी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आता है, जो टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर ही आता है। ठीक है, टर्सरी लेवल ऑफ जो प्रिवेंशन है, टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर ये आता है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और बताना चाहता हूं आपको रिहेबिलिटेशन से रिलेटेड। पहली बात दोस्तों कि रिहेबिलिटेशन जो होती है ये लाइफ ऐसे नहीं है कि हमें सिर्फ जो पेशेंट है उसकी लाइफ को सेव करना है, नहीं, हमें कोशिश करनी है कि जो पेशेंट है वो मैक्सिमम वेलबींग पे हो, अच्छे से जिंदगी को जिए। तो ये फोकस मेनली किस पे करता है, मैक्सिमम वेलबींग पे फोकस करता है रेदर देन सेविंग द लाइफ। ऐसे नहीं सिर्फ बस जिंदा है भाई आदमी, ये नहीं है सिर्फ भाई जिए तो भी अच्छे तरीके से जिंदगी को जिए वो। ठीक है, तो उसके ऊपर क्या करता है दोस्तों, ये फोकस करता है। तो मैक्सिमम वेलबींग के ऊपर क्या करता है, ये फोकस करता है। एक क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि रिहेबिलिटेशन के अंदर कौन कौन इंक्लूड होना चाहिए। अगर आप किसी भी पेशेंट को मान लो रिहेबिलिटेशन करवाना चाह रहे हो तो उसके अंदर कौन कौन क्या होगा दोस्तों, इंक्लूड होगा। तो ध्यान रखना, रिहेबिलिटेशन के अंदर क्लाइंट होगा इंक्लूड, इसके अलावा जो रिहेबिलिटेशन है उसके अंदर फैमिली इंक्लूड होगी, इसके अलावा हेल्थ जो टीम है दोस्तों वो इंक्लूड होगी, उसमें सब आ जाएंगे, डॉक्टर, नर्सेज, सब।
हेल्थ जो टीम है वो भी इंक्लूड होगी। साथ में दोस्तों ध्यान रखना कि इसके अंदर कम्युनिटी या सोसाइटी भी इंक्लूड होगी। कम्युनिटी या जो सोसाइटी है दोस्तों वो भी क्या होती है, इंक्लूड होती है। तो ये सभी चीजों को हम क्या करते हैं, रिहेबिलिटेशन के लिए क्या करते हैं दोस्तों, इंक्लूड करते हैं। रिहेबिलिटेशन में क्या करते हैं दोस्तों, इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक तो मैक्सिमम वेलबींग पे ज्यादा फोकस करते हैं, नेक्स्ट की सिर्फ सेविंग ऑफ लाइफ है, मतलब जिंदगी बचाने से नहीं बल्कि उसको अच्छी तरह से हम क्या करना है, उसको हम चाहते हैं। दूसरा रिहेबिलिटेशन जो है दोस्तों वो क्लाइंट, फैमिली, हेल्थ टीम और कम्युनिटी और सोसाइटी के ऊपर फोकस करता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोस्तों फिर रिहेबिलिटेशन का जो प्लान है ना वो कब बनाना चाहिए। तो रिहेबिलिटेशन का जो प्लान है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, एज अर्ली एज पॉसिबल। लेकिन अगर मान लो ऑप्शन में आपको ये नहीं मिले तो फिर आपको मिलेगा दोस्तों ऑन एडमिशन, कि जब आप पेशेंट का क्या कर रहे हो, आप हॉस्पिटल के अंदर एडमिशन कर रहे हो उस दौरान आप क्या करोगे दोस्तों, पेशेंट के लिए रिहेबिलिटेशन क्या बनाओगे, प्लान बनाओगे। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। तो पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों उसमें क्या क्या दे रखा है पहला क्वेश्चन ये दे रखा है कि भाई आपको ये जो क्लाइंट है दोस्तों स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई थी, पैराप्लेजिया उसका हो गया, ठीक है, लोअर हाफ ऑफ द बॉडी है दोस्तों उसकी क्या है, पैरालिसिस है। आप उसके लिए क्या बनाना चाहते हो, रिहेबिलिटेशन प्लान बनाना चाहते हो। अब आपको ऐसा प्लान बनाना है जो कि इस पेशेंट के लिए क्या रहे दोस्तों, मोस्ट इफेक्टिव रहे। ऐसा प्लान बनाओगे इस पेशेंट के लिए जो कि क्या रहे, मोस्ट इफेक्टिव रहे। पहला क्या दे रखा कि अरेंजमेंट विल बी मेड बाय द क्लाइंट्स एंड द क्लाइंट फैमिली, कि जो रिहेबिलिटेशन की प्लान जो बना रहे हो इसके जो अरेंजमेंट है वो किसके द्वारा बनाए जाएंगे, क्लाइंट और क्लाइंट फैमिली के द्वारा बनाए जाएंगे, जो कि बिल्कुल क्या है दोस्तों, गलत है। क्यों, मैंने आपको पहले ही कहा है कि इसके अंदर हम सबको इंक्लूड करते हैं। तो अगर मान लो पेशेंट हॉस्पिटल में है दोस्तों और अगर हम प्लान बना रहे हैं तो क्लाइंट और क्लाइंट की जो फैमिली है ना वो उसको नहीं पता कि क्या क्या रिसोर्सेज हैं, तो वो अननोन है रिसोर्सेज से कि हॉस्पिटल के अंदर क्या क्या चीजें हैं रिहेबिलिटेशन करवाने के लिए, तो ये अननोन ऑफ रिसोर्सेज रहेंगे। तो इसके अंदर हम न सिर्फ हम क्लाइंट और क्लाइंट की फैमिली को इंक्लूड करेंगे, जबकि साथ में यहाँ पर दोस्तों अगर हॉस्पिटल में है तो हेल्थ टीम को भी इंक्लूड करना पड़ेगा हमें। जैसे इसका डिस्चार्ज हो जाएगा तो डिस्चार्ज होने के बाद में जो सोसाइटी है या जो कम्युनिटी है दोस्तों वो भी इसके अंदर क्या हो जाती है, इंक्लूड हो जाती है। ठीक है, इसलिए ये गलत है कि अरेंजमेंट सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट और क्लाइंट की फैमिली बनाएगी। भाई पेशेंट आपके पास आया है, उनको पता ही नहीं है कि हॉस्पिटल के अंदर क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, क्या क्या रिसोर्सेज हैं, किस किस चीज का हम यूज कर सकते हैं, कैसे रिहेबिलिटेशन किया जाएगा। तो उसमें हेल्थ टीम का इंक्लूड होना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए ये जो क्वेश्चन हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। सेकंड दे रखा है दोस्तों कि द प्लान इज फॉर्मुलेटेड एंड इंप्लीमेंटेड अर्ली इन द क्लाइंट्स केयर। ये बिल्कुल सही है, मैंने आपको बताया दोस्तों कि रिहेबिलिटेशन का जो भी प्लान बनाया जाता है ना वो आपको बनाना है, इज फॉर्मुलेटेड मतलब बनाया जाता है और इंप्लीमेंट किया जाता है अर्ली इन द क्लाइंट्स केयर, जब जितनी जल्दी हो सके। जैसे पेशेंट का एडमिशन है या जैसे आपको पता लगता है कि इस पेशेंट को रिहेबिलिटेशन की जरूरत है तो उतनी ही जल्दी हम क्या काम करते हैं, इस पेशेंट के लिए दोस्तों प्लान बना लेते हैं रिहेबिलिटेशन का। तो सेकंड जो है दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्या दे रखा था, रिहेबिलिटेशन इज मिनिमल एंड शॉर्ट टर्म। बिल्कुल गलत है ये, तो ध्यान रखना। जो रिहेबिलिटेशन होता है ना दोस्तों, एक तो वो होता है लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है, क्या होता है, लॉन्ग टर्म होता है। दूसरा इसमें मिनिमल दे रखा है, तो ये कोई जरूरी नहीं है मिनिमल है। क्यों, क्योंकि पेशेंट जो है ना दोस्तों उसको क्या है, पैराप्लेजिया है। उसको ऐसा नहीं है कि आप हॉस्पिटल में ही पूरा रिहेबिलिटेशन कर दोगे। पेशेंट को घर जाएगा, लॉन्ग टर्म तक जो सोसाइटी में रहेगा, ठीक है, कम्युनिटी में रहेगा, अपने फैमिली मेंबर के साथ रहेगा, तो वहां तक भी क्या चलेगा, रिहेबिलिटेशन चलेगा। तो ये बिल्कुल गलत है कि भाई रिहेबिलिटेशन मिनिमल है और शॉर्ट टर्म है, बिकॉज द क्लाइंट विल रिटर्न टू फॉर्मर एक्टिविटीज तक तो वो रिटर्न नहीं कर पाएगा जैसे पहले कर रहा था, लेकिन नियर टू फॉर्मर एक्टिविटीज हम उसको क्या करेंगे, कोशिश करते हैं, तभी उसकी क्या होगी दोस्तों, वेलबींग होगी। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपके लिए, गलत हो जाएगा। फोर्थ जो ऑप्शन वो क्या कह रहा है कि अरेंजमेंट्स विल बी मेड फॉर लॉन्ग टर्म केयर। भाई लॉन्ग टर्म केयर के लिए हम क्या बनाएंगे, अरेंजमेंट बनाएंगे, ठीक है, बिकॉज द क्लाइंट इज नो लॉन्गर कैपेबल ऑफ सेल्फ केयर। ये बिल्कुल गलत है। भाई हमें है ना क्लाइंट को बनाना ही क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है, हमें क्लाइंट को क्या बनाना है दोस्तों, इंडिपेंडेंट बनाना है। तो मेन जो फोकस है ना वो ये नहीं कर, इस पे नहीं करेंगे हम कि भाई क्लाइंट कैपेबल है या नहीं है, क्लाइंट सेल्फ केयर कर सकता है या नहीं कर सकता। दोस्तों जो भी पेशेंट जो है वो डिस्चार्ज होगा तो उस समय तक हम कोशिश करेंगे कि हम पेशेंट को क्या बनाकर भेजें, इंडिपेंडेंट बनाकर भेजें। ठीक है, इसलिए कि ये जरूरी नहीं है कि भाई क्लाइंट है वो कैपेबल ऑफ सेल्फ केयर है या नहीं है। क्लाइंट को हमें रिहेबिलिटेशन का मकसद ही ये होता है कि आप उसको मैक्सिमम लेवल तक आपको उसको लेके जाना है। अब मैक्सिमम जो लेवल है दोस्तों वो क्या होगा कि जो क्लाइंट है कम से कम इंडिपेंडेंट रहने की तो क्या करे दोस्तों, कोशिश करे। तो इसलिए ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों कि रिहेबिलिटेशन का प्लान फॉर्मुलेटेड और इंप्लीमेंट किया जाता है अर्ली इन क्लाइंट केयर। तो लिख लो
रिहेबिलिटेशन का प्लान का फॉर्मुलेशन के प्लान का फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन क्लाइंट्स केयर की अर्ली फेज में किया जाता है। क्लाइंट्स केयर की अर्ली फेज में किया जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉज करके ले लिया करो आप स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम देखें तो व्हाट इज ए बेसिक कंसेप्ट एसोसिएटेड विद रिहेबिलिटेशन, कि रिहेबिलिटेशन का दोस्तों बेसिक जो कंसेप्ट है वो क्या है, दैट द नर्स शुड कंसीडर व्हेन फॉर्मुलेटिंग द डिस्चार्ज प्लान फॉर द क्लाइंट। जब आप किसी भी क्लाइंट का दोस्तों क्या बनाते हो, डिस्चार्ज प्लान बना रहे हो, कोई भी पेशेंट है उसको आप चाहते हो कि वो अटेन करे, मैक्सिमम वेलबींग में रहे वो, डेस्पाइट ऑफ द नेगेटिव हेल्थ। हमें पता है कि उसके साथ कुछ भी गलत हुआ है, उसके हेल्थ में प्रॉब्लम है, उसके होने के बावजूद भी हम कोशिश करेंगे कि वो जो पेशेंट है दोस्तों मैक्सिमम वेलबींग में हो। ठीक है, उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, उसे ही हम किस नाम से जानते हैं, रिहेबिलिटेशन के नाम से जानते हैं। तो रिहेबिलिटेशन वेलबींग पे फोकस करता है रेदर देन सेविंग द लाइफ। ऐसे नहीं कि सिर्फ आपको उसको जिंदगी उसको हमें बचाना है, हम कोशिश करेंगे वो अच्छी तरह से लाइफ को जी। ठीक है, अब इसमें यही पूछ रहे हैं कि भाई क्या बेसिक कंसेप्ट क्या होगा इसके अंदर। ठीक है, पहला इसमें क्या दे रखा है कि रिहेबिलिटेशन नीड्स आर बेस्ट मेट बाय क्लाइंट्स फैमिली एंड कम्युनिटी रिसोर्सेज। तो उसी क्वेश्चन की तरह हो गया ये सेम कि रिहेबिलिटेशन की जो नीड है दोस्तों वो सिर्फ क्लाइंट फैमिली और कम्युनिटी रिसोर्सेज नहीं है, उसकी जो बेस्ट मेट बाय, इसमें हमें इंक्लूड करना पड़ेगा किसको, हेल्थ टीम को भी, क्योंकि वो एक अच्छा प्लान बनाने में क्या करेगी दोस्तों, पेशेंट के लिए हेल्प करेगी। तो हेल्थ टीम का भी होना यहाँ पर क्या है, जरूरी है। तो इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, क्योंकि रिहेबिलिटेशन जो है उसमें क्लाइंट खुद इंक्लूड होता है, क्लाइंट की जो फैमिली है वो इंक्लूड होती है, हेल्थ टीम इंक्लूड होती है, और सोसाइटी या कम्युनिटी क्या होती है, इंक्लूड होती है। तो पहला जो ऑप्शन दोस्तों इसके लिए क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। सेकंड क्या देखा कि रिहेबिलिटेशन इज ए स्पेशलिटी एरिया विद यूनिक मेथड्स फॉर मीटिंग क्लाइंट नीड। ठीक है, ये एक स्पेशलिटी एरिया है जिसमें हम क्लाइंट की जो नीड है वो उसको मिलती है। बात सही है कि क्लाइंट की नीड मिलती है, ये लाइन सही है, लेकिन ऊपर वाला जो एरिया, जो स्पेशलिटी एरिया देखो क्या है दोस्तों, गलत है। ये एक कॉमन एरिया होता है। ठीक है, रिहेबिलिटेशन एक क्या होता है दोस्तों, कॉमन होता है। क्यों, क्योंकि हर कोई भी डिपार्टमेंट हो, किसी भी डिपार्टमेंट का पेशेंट है दोस्तों, हर पेशेंट को क्या जरूरत पड़ती है, रिहेबिलिटेशन की जरूरत पड़ती है। अब उसमें हम ये नहीं देखते कि भाई वो कार्डियक पेशेंट है या फिर वो दोस्तों रेस्पिरेटरी पेशेंट है, क्या पेशेंट है, कोई भी पेशेंट हो दोस्तों, अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो उसे रिहेबिलिटेशन की क्या पड़ सकती है, जरूरत पड़ेगी। इसलिए ये एक स्पेशल एरिया न होकर दोस्तों क्या कहलाता है, एक कॉमन एरिया कहलाता है। इसलिए ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। थर्ड जो ऑप्शन दे रखा है इमीडिएट और पोटेंशियल रिहेबिलिटेशन, मतलब कि अभी की अभी और फ्यूचर के अंदर जो रिहेबिलिटेशन है वो नीड्स जो है वो किस आधार में है, नीड्स आर एग्जिबिटेड बाय क्लाइंट्स विद हेल्थ प्रॉब्लम्स। ये बिल्कुल सही है ये ऑप्शन दोस्तों। देखो कोई भी पेशेंट है ना, उसका अगर आप रिहेबिलिटेशन प्लान बना रहे हो ना, तो वो कौन शो करेगा, खुद पेशेंट शो करेगा। पेशेंट की हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड होगा वो, कि आपको भाई अभी क्या रिहेबिलिटेशन प्लान बनाना है, अभी क्या जरूरत है, फ्यूचर के अंदर आप उसको क्या रिहेबिलिटेशन, पोटेंशियल जो रिहेबिलिटेशन मतलब फ्यूचर के अंदर उसे किस प्रकार की रिहेबिलिटेशन की जरूरत पड़ेगी, वो सब चीज किस पे डिपेंड करती है, वो क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करती है। क्लाइंट आपको खुद शो करेगा, क्योंकि हर क्लाइंट की हेल्थ जो प्रॉब्लम वो क्या होती है दोस्तों, अलग अलग होती है। तो अलग अलग जो हेल्थ प्रॉब्लम है दोस्तों, उसके अनुसार हम अलग अलग इमीडिएट और पोटेंशियल रिहेबिलिटेशन जो प्लान है दोस्तों वो बनाते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि ऐसे नहीं है कि भाई हर पेशेंट के लिए आप एक प्रकार का रिहेबिलिटेशन प्लान बनाओगे। मान लो कि दोस्तों कोई भी पेशेंट है, उसका मान लो एम्पुटेशन हुआ है, वो अलग बात है, ठीक है, उसके लिए अलग प्लान बनाया जाएगा। किसी ने अपनी आईज लॉस कर दी, उसके लिए अलग बनाया जाएगा। ठीक है, तो हर पर्सन के लिए क्या होगा दोस्तों, अलग अलग रिहेबिलिटेशन प्लान क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। वो दोनों प्रकार का होगा, इमीडिएट अभी क्या जरूरत है, और पोटेंशियल रिहेबिलिटेशन। और वो कौन शो करता है, वो खुद क्लाइंट शो करता है, जिसको क्या है दोस्तों, हेल्थ प्रॉब्लम है। तो इनकी जो नीड है ना, वो कौन शो करता है कि भाई इसकी क्या नीड है रिहेबिलिटेशन की, खुद क्लाइंट शो करेगा, जिसको क्या है दोस्तों, हेल्थ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो रिहेबिलिटेशन की नीड, जरूरत है, वो कौन शो करेगा,
क्लाइंट विद हेल्थ प्रॉब्लम। क्लाइंट विद हेल्थ प्रॉब्लम क्या करता है दोस्तों, रिहेबिलिटेशन की इमीडिएट एंड पोटेंशियल जो नीड है दोस्तों उसकी क्या करता है, बताता है, शो करता है, एग्जिबिट करता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ जो ऑप्शन वो क्या कर रहा है, क्लाइंट हु आर रिटर्निंग टू देयर यूजुअल एक्टिविटीज, मतलब कोई भी जो हॉस्पिटल के बाद में दोस्तों जो पेशेंट है वो मान लो वापस से नॉर्मल होने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है, फॉलोइंग हॉस्पिटलाइजेशन डू नॉट रिक्वायर रिहेबिलिटेशन। बिल्कुल गलत है, इसमें ये कह रहा है भाई पेशेंट आया था, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, डिस्चार्ज हो गया, अब वो वापस कोशिश करे तो उसे रिहेबिलिटेशन की जरूरत नहीं है। बिल्कुल गलत है दोस्तों, रिहेबिलिटेशन जो है वो लॉन्ग टर्म है, पेशेंट जब डिस्चार्ज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रिहेबिलिटेशन की टीम के अंदर क्लाइंट की फैमिली, हेल्थ टीम और कम्युनिटी और सोसाइटी भी क्या होती है, इंक्लूडेड होती है। कम्युनिटी सोसाइटी इंक्लूडेड होती है, इसका मतलब क्या है दोस्तों कि जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएगा उसके बाद भी वो रिहेबिलिटेशन फेज में रहता है, रिहेबिलिटेशन की उसको क्या पड़ती है दोस्तों, जरूरत पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि भाई पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन उसे रिहेबिलिटेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। राइट जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन को वो क्या हो जाएगा कि इमीडिएट और पोटेंशियल जो रिहेबिलिटेशन नीड है दोस्तों वो क्लाइंट खुद शो करता है। ठीक है, तो लिखो रिहेबिलिटेशन की इमीडिएट एंड पोटेंशियल नीड क्लाइंट विद हेल्थ प्रॉब्लम के द्वारा शो की जाती है। क्लाइंट विद हेल्थ प्रॉब्लम के द्वारा शो की जाती हैं, एग्जिबिट की जाती हैं, शो की जाती हैं। ठीक है, द्वारा एग्जिबिट की जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आज की क्लास का अगर हम देखें तो बेस्ट जो क्वेश्चन मैं मानूंगा ना आज की क्लास का ये क्वेश्चन है, जो कि सीधा आपसे पूछ सकता है, बिल्कुल सिंपल तरीके से क्वेश्चन देगा तो आपसे पूछ लेगा वो। A nurse is teaching a client how the call bell system, how to use the call bell system। एक नर्स है दोस्तों, एक पेशेंट को ये सिखा रही है कि भाई कॉल बेल जो सिस्टम है ना वो कैसे यूज किया जाता है। जो पेशेंट के पास बेल लगी हुई रहती है ना नर्स को बुलाने के लिए, किसी को भी बुलाने के लिए, ठीक है, तो उसे हम किस नाम जानते हैं, कॉल बेल सिस्टम के नाम से जानते हैं। Which level of the Maslow hierarchy of needs does this nursing action address। तो आपको ये बताना है दोस्तों कि मास्लो हायरार्की जो थ्योरी है ना, जो नीड की जो थ्योरी है मास्लो हायरार्की थ्योरी, वो उनमें से कौन सा है ये जो कॉल बेल जो सिस्टम है वो सेफ्टी पे काम कर रहा है, सेल्फ स्टीम पे काम कर रहा है, फिजियोलॉजिकल पे काम कर रहा है, या इंटर जो पर्सनल है दोस्तों उसके ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको बताना है उसमें किस पे काम करता है, तो सेफ्टी, सेल्फ स्टीम, फिजियोलॉजिकल और इंटर पर्सनल। बताओ, कमेंट करके बताओ सभी इसका क्या आंसर होगा। तो दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों मास्लो हायरार्की थ्योरी की, तो इसके अंदर 5 लेवल होते हैं। सबने पढ़ा हुआ होगा, 5 इसके क्या होते हैं दोस्तों, लेवल होते हैं। सबसे पहला जो लेवल होता है दोस्तों वो क्या होता है आपका, फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड्स मतलब कोई भी पर्सन है ना दोस्तों, अगर उसकी बेसिक नीड होगी ना, सबसे पहली चीज है ना दोस्तों उसकी खुद की नीड है, फिजियोलॉजिकल नीड है। उसको लाइफ में कुछ नहीं चाहिए, उसको प्यार व्यार कुछ नहीं चाहिए, सेफ्टी सिक्योरिटी बाढ़ में गई सब। ठीक है, सबसे पहली जो जरूरी जो चीज है उस पर्सन के लिए क्या होगा दोस्तों, फिजियोलॉजिकल नीड होगा। ठीक है भाई, आपको फिलोसफर बनना है ना तो सबसे पहले आपके पेट में खाना होना जरूरी है। आपको कोई भी चीज बतानी है ना तो खाना सबसे जरूरी है। ठीक है, तो वो क्या हो गई, आपकी फिजियोलॉजिकल नीड हो गई। तो सबसे पहली बेसिक नीड, कोई भी पर्सन है उसको बाकी की नीड बाद में होंगी, सबसे पहली जो जरूरत है ना एक पर्सन को वो क्या होगी दोस्तों, फिजियोलॉजिकल नीड होंगी। ठीक है, अब आजकल थोड़ा सा डिटेल में हम बात करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है वो फिजियोलॉजिकल जो नीड है दोस्तों, इसके अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं। ठीक है, फिजियोलॉजिकल जो नीड है उसके अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं, तो आप समझ जाओगे ये है फिजियोलॉजिकल नीड। ठीक है, तो आपको दे सकता है दोस्तों ऑप्शन में कि भाई क्या क्या चीजें आएंगी फिजियोलॉजिकल नीड में, तो आपको दे सकता है भाई वो एयर लिख के दे सकता है आपको। एयर नहीं देगा तो दोस्तों वो ऑक्सीजन लिख के देगा आपको। ठीक है, तो एयर हो या ऑक्सीजन हो वो क्या है दोस्तों, फिजियोलॉजिकल नीड है।
या फिर आपको वो वाटर लिख के देगा, भाई वाटर फिजियोलॉजिकल नीड है। वाटर नहीं तो आजकल वो फ्लूइड्स लिख के देने लग गया। क्या लिख के देने लग गया? फ्लूइड्स भी लिख के दे सकता है, ठीक है, क्योंकि बॉडी को तो फ्लूइड की जरूरत है ना। इसके अलावा दोस्तों फ्लूइड नहीं लिख रहा, फिर लिखेगा वो आपको फूड लिख के दे सकता है, लेकिन आजकल फूड की जगह वो वर्ड यूज कर सकता है दोस्तों न्यूट्रिशन, ठीक है। तो न्यूट्रिशन इज ऑल्सो ए फिजियोलॉजिकल नीड। तो एयर हो गई, ऑक्सीजन हो गई, वाटर हो गया, फ्लूइड हो गया, फूड हो गया, न्यूट्रिशन हो गया। इसके अलावा क्या हो सकता है दोस्तों? इसके अलावा रहने की जगह, इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? शेल्टर के नाम से जानते हैं। रहने की जगह भी क्या है? एक फिजियोलॉजिकल नीड है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इधर बढ़ा देता हूं, इसको आप समझ जाना कि मैं इसलिए बढ़ा रहा हूं सिर्फ लिखने के लिए। शेल्टर के अलावा दोस्तों जो सेक्स जो है दोस्तों वो भी क्या है? एक फिजियोलॉजिकल नीड है। सेक्स जो होता है दोस्तों वो भी एक क्या होता है दोस्तों? आपका फिजियोलॉजिकल नीड होता है। तो ये सब क्या होंगे दोस्तों आपकी। इसके अलावा लिख सकते हैं वो एलिमिनेशन, ठीक है, बॉडी से किसी भी चीज को पास आउट करना एलिमिनेशन है, जैसे यूरिन और स्टूल पास करना दोस्तों, ये भी बॉडी की क्या है? नीड है। तो ये भी बॉडी की क्या है दोस्तों? नीड है। तो इसे हम किस नाम से जानेंगे? फिजियोलॉजिकल नीड के नाम से हम इसे जानेंगे। इसे हम किस नीड के नाम से जानेंगे दोस्तों? फिजियोलॉजिकल नीड के नाम से जानेंगे। तो आपको थोड़े से सारे याद रखने हैं कि भाई इस प्रकार से जो क्वेश्चन है दोस्तों पूछा जा सकता है। एयर, ऑक्सीजन, वाटर, फ्लूइड, फूड, न्यूट्रिशन, शेल्टर, सेक्स, एलिमिनेशन। तो ये सब क्या है दोस्तों? आपकी बॉडी की फिजियोलॉजिकल नीड है, ठीक है। इसके बाद में अब दोस्तों जब पर्सन को फिजियोलॉजिकल नीड मिल गई ना, उसके बाद में उसको क्या चाहिए दोस्तों? आपका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड चाहिए। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, भाई उसको ये एहसास होना चाहिए कि मैं क्या हूं? सेफ हूं, सिक्योर हूं। हर चीज के अंदर उसको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है। चाहे वो इमोशनली हो या फिजिकली हो, ठीक है, साइकोलॉजिकल हो, तो हर वे में उसको क्या चाहिए होती है दोस्तों? किसी भी पर्सन को, हर पर्सन को क्या चाहिए दोस्तों? सेफ्टी और जो सिक्योरिटी है उसकी क्या पड़ती है? जरूरत पड़ती है, ठीक है। अगर पर्सन खुद को सेफ नहीं मानता, सिक्योर नहीं मानता, तो उसको बाकी की जो नीड है उससे क्या कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो मेन जो जरूरत है दोस्तों क्या है? सेफ्टी और सिक्योरिटी की है, दूसरे नंबर के ऊपर। तो दूसरी आ गई आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, चाहे वो फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है या साइकोलॉजिकल भी हो सकती है। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी क्या है दोस्तों? जरूरी है। इसके बाद में तीसरी जो नीड आती है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं लव एंड बिलोंगिंगनेस। लव एंड बिलोंगिंगनेस। अब जरूरत पड़ेगी पर्सन को किसकी? लव एंड बिलोंगिंगनेस की। अब ये उसी पर्सन को जरूरत पड़ेगी दोस्तों जिसके पास ये चीजें हैं, ये हैं और ये हैं, ठीक है। अगर उसके पास पानी नहीं है पीने को, खाना नहीं है ना, तो सेफ्टी सिक्योरिटी गई। लव बिलोंगिंगनेस से उसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसके पास ये दोनों चीजें हैं, तब पर्सन को किसकी जरूरत पड़ती है दोस्तों? लव एंड बिलोंगिंगनेस की। लव मतलब प्यार और बिलोंगिंग मतलब मैं किसी से जुड़ा हुआ हूँ, कोई मेरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है, बिलोंग करता हूं मैं। तो वो क्या है दोस्तों? बिलोंगिंगनेस है। एक क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सी ऐसी नीड है दोस्तों जो कि इंटरपर्सनल है। तो इनमें से एक ऐसी नीड है दोस्तों जिसे हम इंटरपर्सनल नीड के नाम से जानते हैं। तो वो आपकी जो नीड है दोस्तों, इंटरपर्सनल नीड, वो है आपकी लव एंड बिलोंगिंगनेस। क्योंकि प्यार के लिए या अपनेपन के लिए दो लोगों की क्या पड़ती है? जरूरत पड़ती है। खुद से आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो लव और बिलोंगिंगनेस को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? इंटरपर्सनल नीड के नाम से जानते हैं। इसके बाद में दो नीड आती है दोस्तों। एक जो नीड आती है 4th नंबर पे आती है, ये आती है सेल्फ स्टीम, और 5वें नंबर के ऊपर आती है दोस्तों, वो आपकी आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये 5 बेसिक वो हैं। सेल्फ स्टीम को समझने के लिए आप सिंपल से ये ध्यान रखो कि आपके अंदर क्या हो दोस्तों? कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कॉन्फिडेंस होगा तो आप खुद के बारे में क्या समझोगे दोस्तों? अच्छा। तो फीलिंग गुड अबाउट हिमसेल्फ, पेशेंट खुद के बारे में अच्छा समझेगा। तो फीलिंग गुड अबाउट हिमसेल्फ, तो पर्सन खुद के बारे में अच्छा समझेगा, तो फीलिंग गुड अबाउट हिमसेल्फ। तो ये सब चीजें किस में आएंगी दोस्तों? सेल्फ स्टीम के अंदर आएंगी। पर्सन जो है रिकॉग्नाइज करता है किसको? अपनी एबिलिटी को। पर्सन बिलीव करता है अपनी एबिलिटी के ऊपर, तो वो भी क्या कहलाती है? सेल्फ स्टीम कहलाती है। कि पर्सन को अपनी एबिलिटी पे क्या है दोस्तों? बिलीव है, वो क्या है? सेल्फ स्टीम। अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ये सबसे ऊपर है, मतलब ये हो गया पर्सन को, तो मतलब उसको सब कुछ हो गया। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब क्या है दोस्तों? कि जो पर्सन है ना, उसको उसने रिकॉग्नाइज कर लिया है भाई उसका सबसे ज्यादा हाई पोटेंशियल, कि भाई मैं क्या क्या कर सकता हूँ लाइफ के अंदर, क्या क्या पावर है, क्या क्या मैंने प्राप्त कर लिया है दोस्तों। तो ये सब क्या कहलाता है दोस्तों? आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहलाता है। तो सेल्फ स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब जो पेशेंट वो ये रिकॉग्नाइज करता है कि मेरा मैक्सिमम पोटेंशियल क्या है, सबसे हाई जो पोटेंशियल है दोस्तों, मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने क्या कर लिया है, क्या मैंने लाइफ के अंदर प्राप्त किया है। तो वो सब क्या है दोस्तों? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। सेल्फ स्टीम का मतलब कॉन्फिडेंस रिलेटेड है कि भाई खुद के बारे में अच्छा समझना है, कि मैं खुद कॉन्फिडेंस आ रहा है तो खुद के बारे में कि भाई
गुड फील करे, तो वो सब चीजें क्या कहलाती है दोस्तों, सेल्फ स्टीम कहलाता है। इसके अलावा खुद की रियलिटी के बारे में उसको पता लगे तो वो भी सेल्फ स्टीम है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब हाई पोटेंशियल उसको पता लगेगा, मैक्सिमम क्या है वो उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है कि मैक्सिमम पोटेंशियल क्या है उसके लिए, तो वो क्या है दोस्तों, उसका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है। अब ये ध्यान रखना कि ये जो दोनों हैं दोस्तों, सेल्फ स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है, ये दोनों यहाँ लिख लो, चलो ये ज्यादा बेटर रहेगा। इनको हम इंट्रापर्सनल नीड के नाम से जानते हैं। हम किस नाम जानते हैं, इंट्रापर्सनल, क्योंकि पर्सन खुद फील कर रहा है ये, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, इंट्रापर्सनल नीड के नाम से जानते हैं। तो ये ध्यान रखना, सबसे बेसिक जो नीड अगर आपसे पूछेगा तो वो ये आएगी, फिर दूसरे लेवल पे ये, और मैक्सिमम जो है वो किस पे आता है दोस्तों, आपका हाई पोटेंशियल पे आता है या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ऊपर आता है। तो इसे हम किस नाम जानते हैं, मास्लो हायरार्की थ्योरी के नाम से जानते हैं। अब इस क्वेश्चन को समझो आप, देखो आप लोगों में से कई लोग समझेंगे कि जो सर नर्स जो पेशेंट है जब कोल बेल सिस्टम को बुलाता है तो हो सकता है कि वो फूड को मंगाए, या हो सकता है कि वो जो वोटर है दोस्तों उसके लिए बुलाए, या उसका ऑक्सीजन कम हो रहा हो तो उसके लिए भी वो क्या कर सकता है, अलार्म लगा सकता है। लेकिन दोस्तों ये चीजें जो कोल बेल सिस्टम है ना, वो घंटी तो ये चीज प्रोवाइड करेगी नहीं। प्रोवाइड कौन करेगा, जो आएगा वो प्रोवाइड करेगा। इसलिए ये गलत है कि भाई ये एक फिजियोलॉजिकल नीड है, ये फिजियोलॉजिकल नीड नहीं है। क्यों, एक्चुअली में जब पर्सन जो है ना लेटा हुआ है, उसको ये पता है कि जब मैं इस कोल बेल को दबाऊंगा ना तो कोई ना कोई जरूर आएगा। तो ये उस पर्सन को क्या फीलिंग देगा दोस्तों, ये उस पर्सन को सेफ्टी और सिक्योरिटी की फीलिंग देता है। ये उसको किसकी फीलिंग देता है, सेफ्टी और सिक्योरिटी की फीलिंग देता है। उसे ऐसा लगता है कि जब मैं इस कोल बेल को दबाऊंगा ना कोई आएगा, मतलब मैं सेफ हूं, मुझे बचा लिया जाएगा, ठीक है, मुझे किसी जरूरत, कोई भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो कोई ना कोई क्या आएगा, जरूर आ जाएगा। तो जो कोल बेल जो सिस्टम है ना दोस्तों, वो किसकी फीलिंग देता है, मास्लो हायरार्की थ्योरी के अकॉर्डिंग सेफ्टी की फीलिंग देता है, ठीक है। फूड, वाटर, ऑक्सीजन ये कोल बेल सिस्टम नहीं देता कि उसको दबाया और ऊपर से गिरा रहा है, उसमें से निकल के आ रहा है, ठीक है। तो कोल बेल जो सिस्टम है दोस्तों, वो पर्सन को ये परसीव करवाता है, ये हेल्प करता है कि भाई हाँ मैं अगर इसको दबाऊंगा तो मैं सेफ हूं, कोई ना कोई मुझे बचाने के लिए जरूर आएगा, ठीक है। तो ये कौन सी नीड है दोस्तों, आपकी सेफ्टी आएगी, ठीक है। सेल्फ स्टीम नहीं होगी बिल्कुल भी, या इंटरपर्सनल जो नीड है दोस्तों वो भी नहीं होगी, ठीक है। इंटरपर्सनल जो नीड है मैंने आपको पहले बताया है कि लव और जो बिलोंगिंगनेस है दोस्तों वो क्या कहलाती है, आपकी इंटरपर्सनल नीड कहलाती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका सेफ्टी। लिखो, हॉस्पिटल में लगी हुई, हॉस्पिटल में पेशेंट के लिए लगी हुई, पेशेंट के लिए लगी हुई कोल बेल मास्लो हायरार्की थ्योरी के अकॉर्डिंग, मास्लो हायरार्की थ्योरी के अकॉर्डिंग पेशेंट को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की फीलिंग देता है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की फीलिंग देता है। कोई भी पर्सन है, मान लो वो खड़ा हुआ है और उसके सामने लोयन आ गया, शेर आ गया, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी इस समय क्या है दोस्तों, सेफ्टी और सिक्योरिटी, यानी कि प्यार है, लव और बिलोंगिंगनेस नहीं है कि वो मैं प्यार कर लूं, ठीक है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि मेन जो चीज जरूरी है ना वो क्या है, सेफ्टी और सिक्योरिटी है। अगर पर्सन सेफ है, अच्छे से खुद को फील कर रहा है कि मैं सेफ हूं, उस समय दोस्तों उसको किसकी जरूरत पड़ती है, उसके बाद में उसको किसकी जरूरत पड़ती है, लव और बिलोंगिंगनेस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि उसके सामने शेर है और वो ये सोच रहा है कि हाँ ये प्यार क्या होता है, गाने गा रहा है मन में, तो ये सब चीजें बाद की बात है। पहले पर्सन को क्या है, सेफ्टी और सिक्योरिटी की क्या होती है, नीड होती है, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट जो आंसर होगा दोस्तों, दैट इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि ए नर्स इज सपोर्टिव ऑफ ए चाइल्ड रिसीविंग लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन। एक जो बच्चा है, सबसे पहली बात ध्यान रखना, चाइल्ड है, चाइल्ड जो है दोस्तों वो रिसीव कर रहा है लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन को रिसीव कर रहा है, ठीक है, लंबे समय से, इन द होम रेदर देन ए हेल्थ केयर सिस्टम, घर पे रिसीव कर रहा है। मैंने आपको कहा है कि रिहेबिलिटेशन घर पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रेदर देन हेल्थ केयर फैसिलिटी, मतलब हेल्थ केयर फैसिलिटी के अलावा वो कहाँ पे कर रहा है, होम पे कर रहा है। वाई इज लिविंग विद द फैमिली
सो इम्पोर्टेंट टू ए चाइल्ड इमोशनल डेवलपमेंट। भाई ये क्यों जरूरी है कि किसी भी फैमिली के अंदर जीना, सोसाइटी के अंदर जीना, कम्युनिटी के अंदर जीना एक बच्चे के इमोशनल डेवलपमेंट के लिए क्यों जरूरी है? ठीक है, तो पहला है इट प्रोवाइड्स रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट। भाई फैमिली के अंदर रहेगा, अच्छा काम करेगा तो उसको अच्छी अच्छी चीजें दी जाएंगी, वो रिवार्ड्स कहलाएगा, और गलत काम करेगा तो उसको पनिशमेंट भी मिलता है। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। सेकंड क्या है, द चाइल्ड्स डेवलपमेंट इज सपोर्टेड, ये भी बिल्कुल सही है। अगर फैमिली के अंदर दोस्तों अलग अलग इमोशंस देखता है, देखो हॉस्पिटल के अंदर तो सब उससे अच्छे से बिहेव करेंगे, कोई इमोशन वो नहीं देख रहा, कोई उसका इमोशन खुद का भी कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। लेकिन फैमिली के अंदर है, सोसाइटी के अंदर है, तो उसका इमोशनल भी क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, बल्कि ओवरऑल क्या होता है दोस्तों, डेवलपमेंट होता है। थर्ड, ये भी सही है। थर्ड क्या है, इट रिफ्लेक्ट्स द मोड्स ऑफ ए लार्जर सोसाइटी, कि अगर वो दोस्तों फैमिली के अंदर रहेगा तो एक जो बड़ी जो सोसाइटी है उसकी क्या बिलीव्स हैं, क्या उसका बिहेवियर है, क्या कल्चर है, सब चीजों को क्या करता है दोस्तों, वो प्राप्त करता है, रिफ्लेक्ट करता है, उसके अंदर भी शो होती है ये सब चीजें, तो ये भी सही है। आपको वैसे सारे सही है क्या? फोर्थ जो ऑप्शन है वो क्या दे रखा है, चाइल्ड्स आइडेंटिटी एंड रोल्स आर लर्न, कि जो एक चाइल्ड है दोस्तों उसकी आइडेंटिटी और जो रोल है ना दोस्तों वो सीखता है वो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्या है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट, कि एक सोसाइटी के अंदर अगर एक बच्चा रहता है, एक कम्युनिटी के अंदर एक बच्चा रहता है, तो सबसे मेन चीज वो क्या सीखता है दोस्तों, रोल और आइडेंटिटी। ये तीनों भी सही हैं, लेकिन प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग अगर हम सही आंसर दें तो इस क्वेश्चन का जो राइट जो आंसर होगा, इन तीनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी दोस्तों, कि जो चीज वो कभी भी नहीं सीख सकता हॉस्पिटल के अंदर, वो क्या है दोस्तों, खुद की रोल आइडेंटिटी बनाना, खुद का क्या रोल है उसको सीखना। ठीक है, इसको जानने के लिए, इसको और अच्छे से समझने के लिए जो पेशेंट जो है, बच्चा जो है, वो खुद की आइडेंटिटी है, मेरा क्या रोल है इस सोसाइटी में, ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, लोग मुझे क्या समझते हैं, मैं क्या क्या काम कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता, क्या मेरे रोल रहेंगे, क्या मेरी आइडेंटिटी रहेगी, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा दोस्तों इरिक एरिक्सन के द्वारा दी गई साइको सोशल थ्योरी में। साइको सोशल थ्योरी बाय इरिक एरिक्सन। अब दोस्तों ये इरिक एरिक्सन की जो थ्योरी है काफी बड़ी है, मैं आपको अभी यहाँ पर नहीं पढ़ाऊंगा, वो इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा कि मैंने यूट्यूब पे पढ़ा रखी है। ठीक है, मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ तो मैं कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं बताऊंगा आपको, मैं जो भी क्लासेस बताता हूँ, चाहे मैं वो अर्जुन सर की क्लासेस बताता हूँ या फिर आपको दिव्या मैम की जो क्लासेस है वो बताई है मैंने आपको, ठीक है, शेर सिंह सर की क्लासेस बताई हैं, तो मैंने कोई भी ऐसी क्लास नहीं बताई कि भाई आप ऐप को डाउनलोड करो और वहां पर जाके सब, मैं जो भी क्लासेस आपको बताऊंगा दोस्तों वो सब फ्री ही बताऊंगा। तो इसको मैं आपको अभी भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, 1-1.5 घंटे की फालतू के अंदर, मतलब और ज्यादा बढ़ जाएगी ये क्लास, जिसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज आपको पढ़ाई हुई है मैंने। तो साइको सोशल जो थ्योरी है वो आप डाल देना यूट्यूब पे, या फिर मैं कोशिश करूंगा कि इसके अंदर ही मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक करवाऊं। इसके अलावा दोस्तों इंपॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ नर्सिंग, आगे टीएनसी नर्सिंग क्लासेस डालकर वो भी जरूर पढ़ना, उसमें मैंने पूरा जो सिगमंड फ्रॉइड ने जो थ्योरीज बता रखी हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा रखा है। एक बार आप उसको जरूर देखना, ये दोनों क्लासेस मेरे कहने से जरूर देखना। एक जो क्लास है दोस्तों वो इंपॉर्टेंट नर्सिंग थ्योरीज के नाम से है, और दूसरी जो क्लास है वो डायरेक्टली क्या है, साइको सोशल जो थ्योरी है दोस्तों उसके नाम से है। तो ये जो दोनों की दोनों क्लासेस हैं एक बार आप जरूर देखना, आपके लिए साइकेट्रिक के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगी, और इस क्वेश्चन को समझने के लिए साइको सोशल जो थ्योरी है उसको समझना भी बहुत जरूरी है। तो मेन जो चीज है ना दोस्तों, ये तीनों चीजें प्राप्त कर सकता है, ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो क्लाइंट है दोस्तों वो आइडेंटिटी और जो रोल है ना दोस्तों वो क्या करता है, वो सीखता है किसके अंदर, फैमिली के अंदर, कम्युनिटी के अंदर, सोसाइटी के अंदर। तो राइट जो आंसर होगा दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। तो लिख लो, लिखो चाइल्ड, एक ऐसे लिखो पूरी तरीके से लिखो, एक चाइल्ड जो कि लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन पर है, रिहेबिलिटेशन घर पर ले रहा है, घर पर ले रहा है, उसके इमोशनल डेवलपमेंट के लिए घर पर सबसे अच्छा, उसके इमोशनल डेवलपमेंट के लिए, उसके इमोशनल डेवलपमेंट के लिए, उसके इमोशनल डेवलपमेंट के लिए सोसाइटी, ऐसे भी लिखा हो सकता है फैमिली, इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां वह
क्योंकि वहां वह आइडेंटिटी एंड रोल को लर्न करता है, आइडेंटिटी एंड रोल को लर्न करता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार पॉज करके। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने वो क्या है कि ए नर्स इज डिस्कसिंग एल्कोहलिक एनोनिम्स। एल्कोहलिक एनोनिम्स का मतलब क्या है दोस्तों कि जो भी एल्कोहल पीने वाले जो लोग हैं उनका एक ग्रुप। ठीक है, अब ये मत कहना कि पीने वाले लोग, जो कि मैंने बोला है, ठीक है, वो लोग तो और एल्कोहल पिएंगे। यहां पर हम उसको ये समझेंगे कि भाई जिन लोगों ने एल्कोहल पी है और एल्कोहल को छोड़ना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम एल्कोहल को छोड़ें, तो उन सबका एक जो ग्रुप है ना दोस्तों वो क्या कहलाएगा, एल्कोहलिक एनोनिम्स कहलाएगा। ये सभी लोग एक साथ बैठेंगे, ठीक है, मीटिंग अटेंड करेंगे, उसमें बात करेंगे कि भाई मेरे क्या क्या नुकसान हुआ, मुझे क्यों छोड़ना चाहिए, मैं क्यों नहीं छोड़ पाता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट कि मैं क्यों नहीं छोड़ पाता हूँ, क्या इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या इसके आगे जाके नुकसान होते हैं। तो वो सब एक दूसरे से क्या करते हैं दोस्तों, इसमें डिस्कस करते हैं। तो इस ग्रुप को हम किस नाम से जानते हैं, एल्कोहलिक्स एनोनिम्स के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है, एक नर्स है वो डिस्कस कर रही है एक क्लाइंट को इसके बारे में। एक पेशेंट है दोस्तों, एल्कोहल का पेशेंट होगा, सीधी सी बात है, और उसको इसके बारे में क्या कर रही है, वो डिस्कस कर रही है। व्हाट बिहेवियर एक्सपेक्टेड ऑफ मेंबर्स ऑफ एल्कोहलिक एनोनिम्स शुड द नर्स इंक्लूड इन द डिस्कशन। मतलब इनमें से ऐसा कौन सा बिहेवियर है दोस्तों जो नर्स क्या करती है, एक्सपेक्टेड ऑफ मेंबर्स ऑफ शुड द नर्स इंक्लूड, इस डिस्कशन के अंदर वो इंक्लूड करेगी कि जो बिहेवियर क्या करते हैं वो शो करते हैं। ठीक है, कौन सी ऐसी चीज है दोस्तों जो एल्कोहलिक एनोनिम्स का जो ग्रुप है जिस बिहेवियर को क्या करता है दोस्तों, शो करता है, और इस बिहेवियर को जो नर्स है उस पेशेंट के साथ जो डिस्कस कर रही है उसमें क्या करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए। पहला क्या दे रखा है वो बता रही कि भाई वहां पर आप जाओगे तो स्पीकिंग अलाउड एट वीकली मीटिंग्स, कि वीकली जो मीटिंग्स होंगी दोस्तों उसमें आपको तेज बोलना है। तो ऐसा कोई नियम नहीं होता कि भाई आप तेज बोलो, आप धीरे बोलो, ठीक है, आप वीकली मीटिंग में आओ, ये भी कोई जरूरी नहीं होता कि भाई वीकली आपको मीटिंग में आना है। सिर्फ एनकरेज किया जाता है कि भाई मीटिंग में आओ, ये नहीं किया जाता कि आप वीकली आओ, ये आपकी मर्जी हो, उस हिसाब से आप मीटिंग को क्या कर सकते हो, अटेंड कर सकते हो। दूसरा, ऐसा कोई रूल नहीं होता कि भाई तेज बोलो, धीरे बोलो, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, बिल्कुल फ्री एनवायरनमेंट रहता है, आप जैसे बात करना चाहते हो वैसे बात करो, जब आना चाहते हो जब आओ, नहीं आना चाहते तो मत आओ, तो उस हिसाब से उसमें रहता है। तो ये बिल्कुल गलत है। प्रोमिसिंग टू अटेंड एटलीस्ट 12 मीटिंग्स ईयरली, बिल्कुल गलत है दोस्तों। ऐसा कोई प्रोमिस नहीं किया जाता कि आपको कम से कम 12 मीटिंग क्या करनी है। प्रोमिस थोड़ा सा गलत वर्ड हो गया इसमें दोस्तों। हम क्लाइंट को क्या करते हैं, एनकरेज करते हैं कि भाई आप अटेंड करो, ठीक है, आप अटेंड करो, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रोमिस लेते हैं कि भाई करेगा 12 तो तेरे को अटेंड करनी पड़ेगी, देख ले, ठीक है, उसको कसम दिलवा रहे हो, कसम है तुझे इसकी, ठीक है। तो ये सब चीजें दोस्तों नहीं होती हैं, तो एनकरेज किया जाता है, नहीं कि प्रोमिस किया जाता है। नेक्स्ट क्या देखिए, मेंटेनिंग कंट्रोल ड्रिंकिंग आफ्टर 6 मंथ, कि आपको भाई कंट्रोल ड्रिंकिंग करनी है 6 मंथ के बाद में, आपको कम कम ड्रिंकिंग लेनी है, तो ये बिल्कुल गलत है। इस ग्रुप का मेन मकसद ही ये रहता है दोस्तों कि आप बिल्कुल ही अल्कोहल को छोड़ो। उसको किस नाम से जानते हैं, एब्सटिनेंस के नाम से जानते हैं, कि आपको बिल्कुल क्या रहना है, एब्सेंट करना है, बिल्कुल अल्कोहल को छोड़ना है, न कि कंट्रोल करना है। तो ये भी बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। तो मेन मकसद क्या है, अल्कोहल को छोड़ना है, न कि मेंटेन करना है। फोर्थ क्या दे रखा है, एक्नॉलेजिंग इन एन इनएबिलिटी टू कंट्रोल द प्रॉब्लम, कि भाई क्या क्या इनएबिलिटीज आती हैं, क्या क्या रीजन होते हैं कि आप इस एल्कोहल को क्या नहीं कर सकते दोस्तों, रोक नहीं पा रहे हो या कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये जानना बहुत जरूरी होता है इस डिस्कशन के अंदर, ये जानना जरूरी होता है कि भाई आपको वहां पर बात करनी है कि क्या क्या दिक्कत आती है, छोड़ते हो तो क्या हो जाता है आपको। पेशेंट जब भी तो छोड़ेगा ना दोस्तों, उसको प्रॉब्लम होगी, तो वो बात करेंगे इस बारे में, क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब एल्कोहल एनोनिम्स का जो ग्रुप है वो डिस्कस करता है इस बारे में कि भाई क्या रीजन है, क्या इनएबिलिटीज हैं, क्या कारण है कि हम इस प्रॉब्लम को छोड़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, इसमें लिख लो, देखो एल्कोहल एनोनिम्स बोल रहा हूं, एनोनिम्स है ना, एल्कोहलिक एनोनिम्स ग्रुप, ठीक है, एक्रोनिम्स नहीं, एनोनिम्स का ग्रुप के मेंबर से यह एक्सपेक्ट किया जाता है
कि वो यह डिस्कस करेंगे कि वो यह डिस्कस करेंगे कि अल्कोहल को कंट्रोल करने में क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं, ठीक है। सिंपल भाषा में लिखा दिया मैंने आपको, क्या क्या प्रॉब्लम आती, ठीक है। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, मैं इधर हो जाता हूँ ताकि क्वेश्चन भी आ जाए स्क्रीनशॉट में। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी उसी से रिलेटेड है। ए नर्स डिस्कसेस द फिलोसफी ऑफ द एल्कोहलिक एनोनिम्स। वो ग्रुप जिसमें सारे लोग अल्कोहल को छोड़ना चाहते हैं, उनका जो ग्रुप है दोस्तों क्या कहलाता है, एल्कोहलिक एनोनिम्स कहलाता है। विद द क्लाइंट हु हैज ए हिस्ट्री ऑफ एल्कोहलिज्म। तो नर्स वो डिस्कस कर रही है इस फिलोसफी को, जिसके क्लाइंट को हिस्ट्री है किसकी, एल्कोहलिज्म की। वोट नीड मस्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप से सच एज एल्कोहलिक एनोनिम्स मीड्स टू बी सक्सेसफुल। ठीक है, कि ऐसी कौन सी जो नीड है दोस्तों, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जैसे कि ये ग्रुप है उसको सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करेगी। भाई क्यों ये ग्रुप सक्सेसफुल होते हैं, क्यों ग्रुप के जो लोग हैं दोस्तों जब वो आपस में मिलते हैं तो वो अल्कोहल को छोड़ने की जो टेंडेंसी वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू सिंगल वन। एक पर्सन को छोड़ने में ज्यादा दिक्कत आती है, लेकिन जब एक ग्रुप रहता है सारे बात करते हैं तो उस समय छोड़ने में दिक्कत क्यों नहीं आती, क्या रीजन है, क्या चीज इसको मोस्ट इफेक्टिव बनाता है, इस सेल्फ हेल्प ग्रुप को सक्सेसफुल बनाता है। पहला है दोस्तों ट्रस्ट की कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई वो एक दूसरे के रिलेटिव नहीं है कि भाई एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते हैं कि भाई हाँ इसने छोड़ दी, वो मान लेगा हाँ इसने छोड़ दी। तो ट्रस्ट और ग्रोथ ये दोनों चीजें यहाँ पर देखने को बिल्कुल भी आपको नहीं मिलेंगी कि भाई ग्रोथ होगी ट्रस्ट होगा। वो ग्रुप है, सब एक दूसरे से अनजान है, उनको एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बस एक चीज उनको जोड़कर साथ रख रही है कि सारे जो लोग हैं दोस्तों शराब पी रहे हैं। ये जो चीज है ना वो उनको जोड़ती है, और इसे हम किस नाम जानते हैं, बिलोंगिंग के नाम से जानते हैं। एक दूसरे से वो जुड़े हुए हैं, किस चीज से जुड़े हुए हैं, वो बिलोंगिंग से जुड़े हुए हैं। बस इसको यही सक्सेसफुल बनाती है कि भाई कोई आदमी, एक पर्सन जो है ना दूसरे पर्सन को जज नहीं कर सकता, एक पर्सन दूसरे पर्सन को जज नहीं कर सकता कि भाई यार मैं किसके पास बैठा हुआ हूँ, ये तो ड्रिंकिंग कर रहा है। भाई सभी कर रहे हैं, सभी एक दूसरे से क्या है दोस्तों जुड़े हुए हैं, सबके एक दूसरे से क्या है दोस्तों प्रॉब्लम है। न तो उनको खुद पे ट्रस्ट है, न तो उनको एक दूसरे पे कोई ऐसा ट्रस्ट है कि भाई ये छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा, उससे कुछ उनको कोई लेना देना भी नहीं है कि ये छोड़े नहीं छोड़े। वो खुद के ऊपर डिपेंडेंट है कि भाई मैं छोड़ सकता हूँ या नहीं छोड़ सकता। ठीक है, ऐसे ही इनकी ग्रोथ है दोस्तों, ग्रोथ से भी उनका कोई लेना देना नहीं कि भाई इसकी ग्रोथ होगी नहीं होगी क्या होगा। ठीक है, उनको मेन क्या है मकसद इस ग्रुप का, भाई सब लोग एक दूसरे के साथ बिलोंगिंग है, सबका एक प्रॉब्लम है, कोई जजमेंटल नहीं है। कोई ऐसा नहीं कह रहा कि भाई तू पीता है मैं तो नहीं पीता हूँ, मैं तेरे साथ नहीं बैठूंगा, तो सोसाइटी को खराब कर रहा है, तो तेरे पैसे खराब कर रहा है, तो तेरे माँ बाप के पैसे खराब कर रहा है। ठीक है, तो मेन चीज इन सबको जो जोड़ के रखती है ना दोस्तों, वो क्या जोड़ के रखती है, बिलोंगिंग जोड़ के रखती है कि वो एक दूसरे से क्या है दोस्तों जुड़ा हुआ है, और यही इस ग्रुप को क्या बनाता है, सक्सेसफुल बनाता है। फोर्थ जो ऑप्शन है वो क्या दे रखा है कि भाई इंडिपेंडेंस, कि एक दूसरे से क्या है दोस्तों इंडिपेंडेंट। ऐसा नहीं है दोस्तों, वो एक्चुअली में ये जो लोग हैं बिलोंगिंग जब जहां पर हो गई ना, तो एक्चुअली में वो एक दूसरे पे क्या है डिपेंडेंसी आ जाएगी। वो बिलोंगिंग का मतलब यहाँ पर क्या आ गई दोस्तों, एक दूसरे पे क्या आ गई, डिपेंडेंसी आ गई है। उस ग्रुप के लोगों की एक दूसरे पे क्या आ गई दोस्तों, डिपेंडेंसी आ गई कि भाई ये मैं इसके साथ, ये मैं इस ग्रुप के साथ डिपेंड हूं, मेरे को छोड़ने में पूरा ग्रुप क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो वो चीज क्या होगी दोस्तों, एक पर्सन की पूरे ग्रुप के ऊपर क्या होगी दोस्तों, डिपेंडेंसी होगी। इंडिपेंडेंसी नहीं है, वो क्या होगी, डिपेंडेंसी होगी, कि उसको छोड़ने में हेल्प तभी करेगा जब उस ग्रुप के ऊपर जुड़ा रहेगा। तो वो उसको क्या बनाती है दोस्तों, डिपेंडेंसी बनाता है, न कि इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस अगर होगा तो अलग अकेला रहेगा एक रूम में और फिर छोड़ना चाहेगा, लेकिन डिपेंडेंसी हो गई वहां पर कि वो सब वो मानता है कि भाई इस ग्रुप के ऊपर मैं डिपेंड हूं अगर मुझे अल्कोहल को छोड़ना है तो। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर इंडिपेंडेंस न होकर क्या होगा, डिपेंडेंसी होगा। राइट जो आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, बिलोंगिंग होगा। ठीक है, तो लिख लो एल्कोहलिक एनोनिम्स को मोस्ट सक्सेसफुल नहीं, सक्सेसफुल लिख लो ज्यादा हो जाएगा, मोस्ट सक्सेसफुल तो को सक्सेसफुल बनाने का मेन कंसेप्ट बिलोंगिंग है।
ठीक है, लिख लो। चलो आप स्क्रीनशॉट चाहो तो इसका भी ले लो, और चाहो तो क्वेश्चन का लेना चाहते हो तो क्वेश्चन का भी ले सकते हो। कंसेप्ट टी होगी। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने क्या है, ए डॉटर ऑफ ए चाइनीज स्पीकिंग क्लाइंट। एक डॉटर है दोस्तों किसकी, चाइनीज स्पीकिंग क्लाइंट की। एक क्लाइंट है चाइनीज स्पीकिंग है तो मतलब एशियन है, वो एशिया से है, ठीक है। थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, देखना इसको लेकिन समझेंगे अच्छे से। अप्रोचेज ए नर्स एंड आस्क मल्टीपल क्वेश्चंस व्हाइल मेंटेनिंग डायरेक्ट आई कांटेक्ट। ठीक है भाई, एक जो नर्स है उसको अप्रोच करती है, चाइनीज स्पीकिंग गर्ल है, और उससे कई सारे क्वेश्चंस पूछती है, और क्वेश्चन पूछते हुए मेनली वो मेंटेन करती है क्या, डायरेक्ट आई कांटेक्ट। व्हाट कल्चरली रिलेटेड कंसेप्ट डज द डॉटर्स बिहेवियर रिफ्लेक्ट। आपको क्या लगता है कि इनमें से भाई ये जो बिहेवियर है ना, जो क्लाइंट शो कर रहा है कि भाई डायरेक्टली आई कांटेक्ट को मेंटेन कर रहा है, ये जो बिहेवियर है ना, इनमें से कौन सी चीज है जो इसको शो कर रहा है कि उसने कल्चरली रिलेटेड जो कंसेप्ट है ना दोस्तों, उसको बिहेवियर में शो कर रहा है। कौन सा कल्चर रिलेटेड कंसेप्ट है जो इसके बिहेवियर में क्या कर रहा है दोस्तों, शो कर रहा है। ठीक है, कौन सा कल्चर रिलेटेड कंसेप्ट है जो इसके बिहेवियर में क्या कर रहा है, शो कर रहा है। एक्चुअली में अमेरिकन ने बुक लिखी है तो उन्होंने खुद के ऊपर ही ज्यादा खुद को अच्छा बताया है, खुद को बड़ा बताया है। इस क्वेश्चन में वो यही बता रहे हैं कि ऐसा हो, मैं नहीं मानता, बट वो कह रहे हैं इस बुक में कि भाई आई कांटेक्ट है ना, वो सिर्फ मेंटेन कौन करते हैं, अमेरिकन करते हैं। कौन करते हैं, अमेरिकन क्या करते हैं, आई कांटेक्ट को वो करते हैं, और उसको एक्सेप्ट किया है किसने, इस लड़की ने, जो कि क्या कौन है, एशियन है, जैसे हम भी एशियन है। तो एशियन लोगों ने क्या किया है दोस्तों, हमारा जो कल्चर था उसको क्या करने की कोशिश की है, एक्सेप्ट करने की कोशिश की है। उन्होंने यहां तक बताया है कि भाई इस क्वेश्चन में यह भी बताया है कि कोई बड़ा जो कल्चर है उसकी चीजों को एक छोटा कल्चर क्या करे दोस्तों, एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उस वर्ड को किस नाम से जानते हैं, तो वही यहां पर क्या कर रहे हैं दोस्तों, बात कर रहे हैं। पहला है दोस्तों प्रीजुडिस, कि भाई इस बिहेवियर में डायरेक्ट आई कांटेक्ट बनाना क्या है, प्रीजुडिस है। तो प्रीजुडिस का मतलब तो क्या होता है दोस्तों, किसी भी कोई भी पर्सन है या कोई भी ग्रुप है, किसी भी पर्सन या ग्रुप के प्रति अगर आपकी नेगेटिव फीलिंग्स हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, प्रीजुडिस कहलाता है। अब यहां पर वो कह रहा है कि भाई आई कांटेक्ट बनाना उसने कहां से सीखा है, अमेरिकन से सीखा है, अमेरिकन के कल्चर से सीखा है। उस पर्सन ने कहां से सीखा है दोस्तों, क्योंकि वो अमेरिका में रही है, उसके पेरेंट्स जो है वो चाइनीज, वो स्पीक करते हैं एशिया की, लेकिन उसने हमारे कल्चर से क्या सीखा है, आई कांटेक्ट मेंटेन करना सीखा है। वो बता रहे हैं, मैं नहीं मानता, मैं मानता हूँ कि जिस व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस है वो आई कांटेक्ट को क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकता है। तो अगर मान लो कि उसके उस कल्चर के प्रति, अमेरिकन कल्चर के प्रति नेगेटिव फीलिंग होती, तो वो इसको मानता ही नहीं, उनके कल्चर को एक्सेप्ट ही नहीं करता ना, तो इसलिए इसका आंसर क्या नहीं होगा, प्रीजुडिस नहीं होगा, ये गलत हो गया। स्टीरियोटाइपिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, भाई कोई भी जो ग्रुप है ना, सब ग्रुप के मेंबर को क्या मानना दोस्तों, सेम मानना। हर ग्रुप के मेंबर को सेम मानना क्या होता है दोस्तों, स्टीरियोटाइपिंग होता है। अब सेम ही मानेगा तो न तो किसी को एक्सेप्ट करेगा, न अपना कल्चर किसी को देगा, तो ये भी क्या हो जाएगा आपको दोस्तों, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब ही यही होता है दोस्तों, जो कि इस क्वेश्चन में दिखाया है कि भाई कोई अच्छे कल्चर की चीजों को आपके कल्चर के अंदर क्या करना दोस्तों, एक्सेप्ट करना, क्या कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है। इसमें यही बता रहे हैं कि अमेरिकन कल्चर था, वो मेंटेन करता है डायरेक्ट आई कांटेक्ट, उसी को किसने सीखा है, एशियन ने सीखा है, तो ये चीज क्या कहलाती है दोस्तों, एसिमिलेशन कहलाती है। ये चीज क्या कहलाती है, एसिमिलेशन कहलाती है। फोर्थ जो दे रखा है दोस्तों, क्या दे रखा है, इथोसेंट्रिज्म। इथोसेंट्रिज्म इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का जस्ट ऑपोजिट है। इसमें खुद को सुपीरियर मानते हैं, खुद के कल्चर को क्या मानते हैं, सुपीरियर मानते हैं दूसरे के कल्चर से, तो वो चीज क्या कहलाती है दोस्तों, इथनोसेंट्रिज्म कहलाती है। वो क्या कहलाती है, इथनोसेंट्रिज्म। जबकि यहां पर दूसरे के कल्चर को सुपीरियर माना गया है अपने कल्चर से, तो ये क्या कहलाता है दोस्तों, एसिमिलेशन कहलाता है। उसी को इसने एक्सेप्ट किया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, एसिमिलेशन होगा। ठीक है, तो लिखो एसिमिलेशन का मीनिंग दूसरे कल्चर को अपने से अच्छा मानकर उसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लो,
मेंटेनिंग आई कॉन्टेक्ट बाय ए एशियन पर्सन। ये एग्जाम्पल इसलिए लिखा रहा हूँ, मान लो आपको क्वेश्चन मिले ना तो आप एक लाइन में आपको याद रहे हो, बेस क्वेश्चन में ये था, इस लाइन से तो आप समझ नहीं पाओगे क्वेश्चन में क्या था, तो क्वेश्चन भी तो होना चाहिए ना। तो मेंटेन आई कॉन्टेक्ट बाय ए एशियन पर्सन बाय अडेप्टिंग अमेरिकन और यूरोपियन कल्चर, अमेरिकन कल्चर लिख लो, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एक नर्स मैनेजर है दोस्तों, वर्क्स ऑन ए यूनिट, एक यूनिट में काम करती है, वेयर द नर्सिंग स्टाफ मेंबर्स आर अनकंफर्टेबल टेकिंग केयर ऑफ क्लाइंट्स फ्रॉम कल्चर्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम देयर ओन। ठीक है, मान लो आप यहाँ से हो, आप दूसरे किसी कल्चर के जो पेशेंट है दोस्तों उनकी केयर कर रहे हो। अब नर्सिंग स्टाफ जो है वहां पर जो काम कर रहे हैं दोस्तों, वो क्या है, वो कह रहे हैं हम अनकंफर्टेबल हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से काम, हमें काम करने में क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है, क्योंकि इनका कल्चर अलग है और हमारा कल्चर क्या है दोस्तों, अलग है। ठीक है, हाउ शुड द नर्स मैनेजर एड्रेस दिस सिचुएशन। तो जो नर्स जो मैनेजर है दोस्तों, उनके ऊपर जो नर्सेज काम कर रही है उनके ऊपर जो मैनेजर है वो इस चीज को कैसे हैंडल करेगी। ठीक है, इस चीज को कैसे हैंडल करेगी। पहला क्या दे रखा है इसमें, बात तो समझ में आ गई ना भाई, पेशेंट जो है अलग अलग कल्चर के हैं, जो नर्स हैं उनका नर्स का जो कल्चर है वो कल्चर पेशेंट का नहीं है। ठीक है, तो नर्स को क्या रही है, काम करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो उनका जो इंचार्ज है, वार्ड इंचार्ज मान लो आप, ठीक है, एसएनओ मान लो, तो वो इस चीज को कैसे सॉल्व करने में हेल्प करेगा। पहला क्या दे रखा है, असाइन आर्टिकल्स अबाउट वेरियस कल्चर सो दैट दे कैन बिकम मोर नॉलेजेबल। वेल, आप उनको क्या करो दोस्तों, अलग अलग कल्चर्स के क्या दो आर्टिकल्स असाइन करो, जिससे ज्यादा क्या होंगे दोस्तों, वो नॉलेजेबल होंगे। ठीक है, देखो आप उनको असाइनमेंट दोगे ना तो उस चीज से डिस्कशन नहीं होगा, असाइनमेंट देने में डिस्कशन नहीं आता है। आप सबसे अच्छी कोशिश ये करो, उनकी नॉलेज जरूर गेन होगी, थोड़ी बहुत वो सीखेंगे, पढ़ेंगे उसके बारे में, लेकिन मेन जो चीज बढ़ती है ना वो डिस्कशन से बढ़ती है। तो उसके लिए आप क्या करोगे भाई, एक वर्कशॉप असाइन करोगे, सबको मिलाओगे, अलग अलग कल्चर के लोग रहेंगे, उनके साथ बातें होंगी, वो बताएगा कि भाई मेरे कल्चर में ये होता है, मेरे में ये होता है, यहाँ हमारे यहाँ वो है। नर्सेज खुद के बताएंगी, उनके जो क्वेश्चन है वो पूछेंगी, आपके खाने में क्या चीज़ें खा सकते हो, क्या नहीं खा सकते, आपके जो ब्लड डोनेट है आप कर सकते हो या नहीं कर सकते, क्या आप डोनेट किया हुआ ब्लड ले सकते हो। ठीक है, आप पढ़ोगे आगे, ज्यूज कम्युनिटी होती है वो ब्लड डोनेट, मतलब ब्लड जो डोनेटेड है वो नहीं लेती है। ठीक है, तो एक दूसरे के कल्चर को इस प्रकार से सीखना क्या होता है, ज्यादा आसान होता है आर्टिकल को असाइन करने से। यहाँ पर ये जो ऑप्शन वो दे रखा है कि प्लान ए वर्कशॉप दैट ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज टू लर्न अबाउट द कल्चर्स दे माइट एनकाउंटर व्हाइल एट वर्क। मतलब कि जब वर्कशॉप आप असाइन करोगे, ठीक है, इसमें सभी लोग रहेंगे, एक एक कल्चर को सीखेंगे, भाई ये है, तो उससे क्या फायदा होगा दोस्तों, उससे उनको हर कल्चर के बारे में पता लगेगा जहां पर वो हॉस्पिटल के अंदर क्या करेंगे, काम करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो यही हो जाएगा कि एक वर्कशॉप ज्यादा असाइन करना क्या रहता है, बेस्ट मेथड रहता है इस कंडीशन के अंदर। बाकी के जो दोनों जो ऑप्शन है थोड़े से रियलिस्टिक नहीं है। रीलोकेट द नर्सेज टू यूनिट वेयर दे विल नॉट हैव टू केयर फॉर क्लाइंट्स फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ कल्चर। मतलब उनको ऐसी यूनिट में भेजो जहां पर उनको ऐसे क्लाइंट नहीं मिले जहां पर वैरायटी ऑफ क्या है दोस्तों, कल्चर है। तो बिल्कुल गलत है भाई, हॉस्पिटल है, कोई भी ऐसी यूनिट नहीं होगी ये। ठीक है, ये तो यूनिफॉर्म है, वो जिस भी वार्ड में जाएंगे वहां पर अलग कल्चर के लोग मिलेंगे, तो ऐसा तो आप कर नहीं सकते, तो ये अनरियलिस्टिक है, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। थर्ड जो ऑप्शन वो क्या कह रहा है कि रोटेट द नर्स असाइनमेंट सो दे हैव एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू केयर फॉर क्लाइंट्स फ्रॉम अदर कल्चर। कि भाई आप क्या काम करो, आज आपने जो नर्स का जो असाइनमेंट है उसको क्या कर दो दोस्तों, आप रोटेट कर दो, भाई ये नर्स है उसको वो दे दो, जो इस कल्चर को जानती है वो कर दो। तो दोस्तों डेली की डेली एक एक पेशेंट के लिए कल्चर को जानना, वो करना, ये सब वार्ड के ऊपर वर्कलोड क्या करेगा, क्रिएट करेगा। पेशेंट वो कहेगा मैं इसी पेशेंट को लूंगी, मैं और पेशेंट को नहीं लूंगी, मुझे इस कल्चर के बारे में पता है तो मैं इसी असाइनमेंट लूंगी, तो ये भी रियलिस्टिक नहीं हो पाएगा। ये वार्ड के ऊपर क्या करेगा दोस्तों, वर्कलोड क्रिएट करेगा। तो सबसे मेन क्या है कि आप एक वर्कशॉप प्लान करो ताकि उनको अपॉर्चुनिटीज मिले कल्चर को समझने की, जो कि उनको काम करने के दौरान मिलेंगे। ठीक है, तो लिखो, अगर नर्सेज को दूसरे कल्चर के पेशेंट के साथ काम करने में दिक्कत होती है, काम करने में प्रॉब्लम होती है, तो
तो नर्स मैनेजर या ब्रैकेट में इंचार्ज लिख लो, ज़्यादा सही रहेगा। तो इंचार्ज को उनके लिए वर्कशॉप अरेंज करनी चाहिए ताकि वो दूसरे कल्चर्स को समझ सकें। ठीक है, ये फंडामेंटल है, लेकिन थोड़े से क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, टफ आएंगे स्टार्टिंग के अंदर, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ो। कुछ एक दो क्वेश्चन भी अगर अच्छे निकले एग्जाम में आते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कोलबेल सिस्टम वाला क्वेश्चन था, बहुत अच्छा था वो क्वेश्चन। रिहेबिलिटेशन वाले जो क्वेश्चन दोस्तों वो भी बहुत अच्छे थे। ठीक है, तो अब ये मत समझना सर ये तो फंडामेंटल के क्वेश्चन लग ही नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं है, तो इतना सोचना मत। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने वो क्या है कि ए नर्स इज टीचिंग ए पेरेंटिंग क्लास। एक नर्स दोस्तों पेरेंटिंग क्लास को क्या करवा रही है, टीच करवा रही है। जो भी पेरेंट्स होते हैं उनको क्या करवा रही है, टीच करवा रही है, जो बच्चों के पेरेंट्स होते हैं। व्हाट शुड द नर्स सजेस्ट अबाउट मैनेजिंग द बिहेवियर ऑफ ए यंग स्कूल एज चाइल्ड। एक बच्चा है दोस्तों, यंग स्कूल एज चाइल्ड है, उसका जो बिहेवियर है ना उसको मैनेज करने के लिए नर्स को उन पेरेंट्स को क्या सजेस्ट करना चाहिए। ठीक है, क्या सजेस्ट करना चाहिए। पहला क्या दे रखा है, अवॉइड द आंसरिंग द क्वेश्चन, कि बच्चा जब आपसे स्कूल एज चाइल्ड का जो बच्चा है वो जब आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप उसके आंसर मत दो, बिल्कुल गलत है दोस्तों। ये बच्चे को डिमोटिवेट करेगा। हमेशा आंसर देने चाहिए, बट आंसर जो भी आप दोगे ना दोस्तों वो आंसर नॉन जजमेंटल होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि भाई उसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, शर्मा जी का लड़का पास हो गया, उसने इतने नंबर ले आया, तू नहीं लेके आया। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन दे रहे हो उसके आंसर दे रहे हो, जजमेंटल दे रहे हो, तेरे से नहीं होगा, ये नहीं है। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, आंसर जरूर देना चाहिए बच्चों को। ठीक है, क्योंकि बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी होती है क्वेश्चन पूछने की ज़्यादा से ज़्यादा, वही उन चीज़ों के उनको क्या करती है दोस्तों, डेवलप करती है, वही उनको नॉलेजेबल बनाती है। तो आप अवॉइड नहीं करना चाहिए। सेकंड क्या दे रखा है दोस्तों, गिव द चाइल्ड ए लिस्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन, कि आपकी क्या क्या एक्सपेक्टेशन है दोस्तों। इस एज के ऊपर बच्चों को अपनी एक्सपेक्टेशन आप बताओगे कि भाई तुम डॉक्टर बनो, ये बनो, ये बच्चों के लिए बर्डन होगा, ओवरवेलमिंग होगा। तो ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए इस एज के अंदर, तो ये भी बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अलाउ द चाइल्ड टू प्लान द डेज एक्टिविटी, कि भाई बच्चे को आप कहो कि आप अपनी डे की जो एक्टिविटी है वो प्लान। अभी बच्चा इतना मैच्योर नहीं है कि वो अपनी एक्टिविटीज को अच्छी तरह से प्लान करे। मान लो बच्चा है, खुद को आप उसको कहो भाई तेरी क्या क्या काम करेगा, तो एक प्लान बना, तो बच्चा क्या बना लेगा, वो तो बनाएगा कि मैं तो 8 घंटे खेलूंगा, 1 घंटे पढ़ूंगा। तो दोस्तों वो सही तरह से प्लान नहीं कर पाएगा। इसलिए जब भी बच्चा प्लान बनाए तो उसमें पेरेंट्स को इंक्लूड होना क्या होता है दोस्तों, जरूरी होता है। पेरेंट्स उसमें जरूर इंक्लूड होने चाहिए। अगर पेरेंट्स इंक्लूड नहीं है तो बच्चा सही से प्लान नहीं बना पाएगा, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट जो आंसर होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का, कि ये इस एज के ऊपर जो बच्चे जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, उनके अंदर डिस्ट्रैक्टिबिलिटी रहती है, मतलब कि वो लंबे टाइम तक अटेंशन नहीं रख पाते। तो उनको अगर आप उनके लिए कोई भी प्लान बना रहे हो मिलकर उस बच्चे के साथ में, तो उसको आपको एकदम एग्जैक्ट कुछ दिनों तक रखना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा आपको बच्चे के साथ में। जो भी आपने रूल्स बनाए हैं, ऐसा नहीं कि आप सोचो बच्चा तो वो कर ही नहीं पा रहा। भाई बच्चे को क्या चाहिए, थोड़ा सा टाइम चाहिए। क्यों, बच्चे के पास अटेंशन इतनी नहीं रहती है, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी ज़्यादा होती है बच्चों के अंदर स्कूल एज के अंदर। तो आप जो भी रूल्स बना रहे हो ना, आप ऐसे नहीं है कि आप सोचो कि 2 ही दिन में वो सारे वो पूरा कर दे, हर चीज़ कर दे। तो आपको कंसिस्टेंट रहना जरूरी है। धीरे 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 जो बच्चा है उन रूल्स के अंदर क्या हो जाता है, ढल जाता है टाइम के साथ में। तो वो ज़्यादा चीज़ जरूरी है कि आप ऐसे नहीं उनको छोड़ के नए बनाने लग जाओ 2 दिन बाद ही। तो जो भी रूल्स आप बच्चे के लिए बनाओ दोस्तों क्या होने चाहिए, कंसिस्टेंट होने चाहिए। तो ये इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बी कंसिस्टेंट अबाउट एस्टैब्लिश्ड रूल। ठीक है, तो लिखो यंग एज स्कूल चिल्ड्रन के पेरेंट्स को अपने द्वारा बनाए गए रूल्स के लिए कंसिस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि बच्चों के अंदर
इस एज में बच्चों के अंदर इस एज में डिस्ट्रैक्टिबिलिटी पाई जाती है, मतलब अटेंशन नहीं रहता, बिलिटी पाई जाती है। ठीक है, बस अब एक क्वेश्चन और बच रहा है हमारा लास्ट। मुझे पता है थोड़ा सा आपके लिए टफ हो रहा होगा ये, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही, बट आप सोचो कि जब मैं आप पढ़ा रहा हूँ, हर एक चीज़ बता रहा हूँ, इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं वो भी समझा रहा हूँ, तो भी आपके लिए टफ है, तो आप ये सोचो कि भाई क्लास नहीं देखूँ, मैं खुद पढ़ लूँ, तो वो तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे। आप खुद भी कोशिश करोगे तो बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, है ना। या आप पढ़ लोगे तो आप समझ नहीं पाओगे, रटोगे, फोर्थ ऑप्शन आएगा इसका, ऐसे पढ़ोगे। ए नर्स इन द हेल्थ क्लिनिक इज काउंसलिंग ए कॉलेज स्टूडेंट। एक नर्स है हेल्थ क्लिनिक के अंदर, एक कॉलेज का जो स्टूडेंट उसे क्या कर रही है, काउंसिल कर रही है। हु वाज रिसेंटली डायग्नोज्ड विद एस्थमा, उसको डायग्नोज हुआ था वो किस चीज के लिए दोस्तों, अस्थमा के लिए। ऑन बोर्ड एस्पेक्ट ऑफ केयर शुड द नर्स फोकस, तो नर्स को किस चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए। ठीक है, पहला क्या दे रखा है, टीचिंग। देखो अभी आप उसको डायग्नोज ही हुआ है, मतलब कि स्टार्टिंग में आप क्या करोगे, सबसे पहले उस क्लाइंट के लिए आप क्या करोगे दोस्तों, वो चीज ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इसमें दे रखा भाई टीचिंग हाउ टू मेक ए रूम एलर्जी फ्री, भाई उसको ये पढ़ाओगे कि भाई रूम को एलर्जी फ्री आप कैसे बनाओगे। चलो ठीक है, ये बात ये कर सकते हैं। रेफरिंग टू ए सपोर्ट ग्रुप फॉर इंडिविजुअल विद अस्थमा, ये भी किया जा सकता है। अरेंजिंग विद द कॉलेज टू एंश्योर ए स्पीडी रिटर्न टू क्लासेस, ये नहीं किया जा सकता। और इवैल्यूएटिंग वेदर द नेसेसरी लाइफस्टाइल चेंजेस आर अंडरस्टूड, ये किया जाएगा। अब आपको सर ये भी सही है, ये भी सही है। देखो एक तो सिर्फ आप अस्थमा के पेशेंट को सिर्फ ये सिखा रहे हो भाई एलर्जी से कैसे बचो, दो चीजें आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ कि आपको एक सेलेक्ट करना है कि भाई कोई भी पेशेंट है अस्थमा का, आप उसको एक तो ये चीज सिखा रहे हो सिर्फ कि भाई मैंने आपको एलर्जेंस पढ़ाए थे जब अस्थमा पढ़ाए थे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, भाई ट्रिगर्स होते हैं, ये चीज और ज्यादा इसको बढ़ाते हैं। तो जो दोस्तों आप एक तो उसको वो सिखाओ भाई इनसे कैसे दूर रहें, एक आप उसको पूरी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन सिखाओ भाई एलर्जी से कैसे दूर रहना है, डाइट में क्या चीजें खानी है, कौन कौन से फूड आपको अवॉइड करने हैं, जो एक्सरसाइज है वो आपको करनी है या नहीं करनी, कितना आपको फ्लूइड लेना है, जो मीटर डोज इनहेलर है उसका जो यूज है वो आपको कैसे करना है, हॉस्पिटल में आपको कैसे आना है, किस किस टाइम आना है, आपकी लाइफ के अंदर कब आपको उठना है, कब आपको सोना है। तो दूसरी चीज आपको वो सिखा रहे, तो कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो दोस्तों अगर इन दोनों ऑप्शन में मेरे को एक चूज करूं मैं, भाई एक तो उसको सिर्फ एलर्जी फ्री जो रूम है उसके बारे में टीच करा रहे हो, एक आप उसको इस चीज के लिए इवैल्यूएट कर रहे हो कि भाई उसकी लाइफ स्टाइल चेंजेस है वो समझ गया है, तो राइट जो आंसर होगा वो क्या होगा, फोर्थ होगा। उसको आपको हर चीज समझाओ ना आप उसको। दूसरा दोस्तों भाई एक सपोर्ट ग्रुप के पास भेजना, जैसे कि मान लो एल्कोहलिक उसमें हम पढ़ा था एनोनिमस में, भाई सारे एल्कोहल वाले एक जगह, वैसे ही यहाँ पर भी एक सपोर्ट ग्रुप बनाए। तो दोस्तों ये सब बाद की बातें हैं, अभी पेशेंट डायग्नोज हुआ है, हम उसको सिखाएंगे भाई ये चीजें आपको नहीं करनी पूरे लंबे टाइम के बाद, तो ये जो एक्शन होगा प्री मैच्योर हो जाएगा, इतनी जल्दी अभी परफॉर्म नहीं करना चाहिए, इसमें थोड़ा क्या लेगा, टाइम लेगा। ठीक है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये भी इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि बेटर आंसर हमारे पास है। थर्ड क्या दे रखा है, अरेंजिंग विद द कॉलेज टू एंश्योर ए स्पीडी रिटर्न टू क्लास, क्या आप क्या करो भाई जल्दी से वो क्या करे दोस्तों क्लासेज में लौटे, क्यों, क्योंकि वो इस कॉलेज स्टूडेंट है, उसके लिए आप अरेंज करो। दोस्तों एक्चुअली में ये जो डिसीजन है ना वो हम नहीं ले सकते, क्यों, हम पेशेंट नहीं है ना, हमें नहीं पता ना कि क्या चक्कर है। ये जो डिसीजन है ना ये क्लाइंट के द्वारा लिया जाएगा या उसके पेरेंट्स के द्वारा लिया जाएगा, ये डिसीजन हम नहीं लेंगे दोस्तों, क्लाइंट या उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो इस डिसीजन को लेते हैं, इसलिए ये डिसीजन हम नहीं ले सकते। हम उसकी इस डिसीजन को लेने में हेल्प कर सकते हैं, लेकिन जो डिसीजन जो लिया जाएगा दैट वुड बी टेकन बाय कॉलेज स्टूडेंट। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा कि ये इवैल्यूएट करना जरूरी है कि जो भी लाइफस्टाइल चेंजेस हम इसको बताई हैं वो समझा है या नहीं समझा। ठीक है, लिखो न्यूली डायग्नोज्ड एज्मा, कई इसको एज्मा भी बोलते हैं ना, अस्थमा नहीं बोलते, एज्मा बोलते हैं, तो मैं तो अस्थमा बोलता हूँ क्योंकि इंडियन लैंग्वेज ऐसी है। देखो न्यूली डायग्नोज अस्थमा के क्लाइंट में यह जानना जरूरी है, कि वह लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में समझा या नहीं, समझा या नहीं मतलब इवैल्यूएट करेंगे उसे हम। ठीक है, शायद हो गए होंगे आज के क्वेश्चन हमारे। तो ये हमारी छोटी सी क्लास थी, एक बार इनको रिवाइज करवा देता हूँ। कोई भी पेशेंट है दोस्तों एज्मा का,
तो उसको ये जानना जरूरी है कि भाई उसको हमें इवालुएट हम ये जरूर करेंगे कि भाई जो भी लाइफ स्टाइल चेंजेस जरूरी हैं वो समझा या नहीं समझा कि क्या क्या लाइफ स्टाइल चेंजेस इसके अंदर होंगे। दूसरा दोस्तों कि आप स्कूल एज चाइल्ड के बिहेवियर के अगर आप कुछ भी बना रहे हो तो ये जरूरी है कि जो भी रूल्स बना रहे हो क्या बनाओ, आप कंसिस्टेंट बनाओ, क्योंकि ऐसे बच्चों के अंदर डिस्ट्रैक्शन पाया जाता है, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी होती है। ठीक है, इसके बाद क्या है दोस्तों, इन नर्स मैनेजर नर्सिंग स्टाफ मेंबर्स हैं, वो काम कर रहे हैं दूसरे कल्चर के साथ, उनको प्रॉब्लम आ रही है, तो एक आंसर में आप याद रखो, बस वर्कशॉप असाइन करो, अदर कल्चर वर्कशॉप और नर्सेज, बस एक लाइन। ठीक है, दूसरे कल्चर की चीज अपने से अच्छा समझकर उसको एक्सेप्ट करना क्या कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, जो एल्कोहलिक एनोनिम्स के जो ग्रुप है उनके अंदर एक चीज क्या पाई जाती है, बिलोंगिंग्स पाई जाती है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वो। ठीक है, दूसरा एक क्या है दोस्तों, वह एल्कोहलिक एनोनिम्स का जो ग्रुप है दोस्तों, कौन सा बिहेवियर वो एक्सपेक्ट करोगे भाई, वो इस चीज को फोकस करना जरूरी है कि भाई कंट्रोल करने में क्या क्या दिक्कत आ रही है उन्हें, इन प्रॉब्लम्स को। नेक्स्ट दोस्तों क्या है कि भाई एक जो चाइल्ड है जो लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन होम पर लेने में क्या फायदा होगा एज कम्पेयर टू हॉस्पिटल, क्योंकि जो चाइल्ड है दोस्तों घर पे अपनी सोसाइटी के अंदर वो डेवलप करता है आइडेंटिटी, अपने रोल्स वो सब वहीं पर क्या करता है वो डेवलप करता है। कॉल बेल सिस्टम में वो क्या है दोस्तों, सेफ्टी है, सेफ्टी को दर्शाता है मास्लो हायरार्की नीड्स के अकॉर्डिंग। और जो बेसिक कंसेप्ट जो है जो कि रिहेबिलिटेशन के साथ जो एसोसिएटेड है वो क्या है कि इमीडिएट और पोटेंशियल जो रिहेबिलिटेट जो नीड्स वो कौन सो करेगा, खुद क्लाइंट शो करेगा जिसको क्या है दोस्तों हेल्थ प्रॉब्लम है। एक क्लाइंट है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का, उसको पैराप्लेजिया हुआ है, तो ऐसे क्लाइंट के अंदर ये जरूरी है कि जब क्लाइंट अर्ली फेज के अंदर ही हम उसके लिए क्या करें दोस्तों, जो रिहेबिलिटेशन का जो प्लान है वो क्या करें हम इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, तो आज की क्लास थोड़ी टफ भी थी, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे दोस्तों जो थोड़े से अजीब हैं, एक दो क्लासेज ऐसी आ सकती हैं मैं मानता हूं, बट आगे आपको बहुत मजा आएगा पूरी फंडामेंटल नर्सिंग पढ़ने में। आप इसमें भी मजे लो कि इतने टफ क्वेश्चंस को आप इतनी इजीली समझ पा रहे हो, उनको याद कर पा रहे हो। दूसरी चीज दोस्तों मैं आपको ये और बताना चाहता हूँ कि प्लीज 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 आप पिछली जो क्लासेज हैं उनको जरूर एक बार रिवाइज जरूर करो, चाहे आप उसको स्पीड 4 की स्पीड पे करके देख लो या फिर आपके पास नोट्स है तो उनसे रिवाइज कर लो, क्लासेस को मत देखो, लेकिन उनको रिवाइज जरूर करो। अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे तो ये कंफर्म है, और वैसे नहीं रिवाइज करते अपनी बुक उठा लो, बुक में जो क्वेश्चन उनको रिवाइज करो, भाई इसका आंसर ये आएगा, इसका आंसर ये आएगा, क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे तो कोई फायदा नहीं है आपके पढ़ने का, क्योंकि आप भूल गए हो। और अगर ये ऐसी बुक है दोस्तों, इसको पढ़ने में 2-3 रिवीजन जरूरी होते हैं, जब तक आप 2-3 रिवीजन नहीं दोगे ना तो कई बार तो आपको ऐसा लगने लग जाएगा कि यार ये जो क्वेश्चन है मैंने पढ़ा भी है या नहीं पढ़ा, कब पढ़ लिया मैं तो भूल गया, फिर आप मुझे दोस्त दोगे कि सर ने सही से नहीं पढ़ाया होगा इसलिए मैं भूल गया। दोस्तों इसका फैक्ट ये है कि जब तक आप 2-3 रिवीजन नहीं दोगे ना तो आपको ऐसा ही लगेगा कि पहली बार ही पढ़ रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपकी मेमोरी कम है या आपका कॉन्फिडेंस कम है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि आपको बार बार रिवाइज करना जरूरी है, बार बार इसको पढ़ना जरूरी है। तो पिछली जो क्लासेज हैं उनको जरूर रिवाइज करो, उनके जो नोट्स हैं उनको जरूर रिवाइज करो। बहुत सारा कोर्स हमारा हो गया है, पूरी MSN खत्म हो गई है, OBC खत्म हो गया, फंडामेंटल खत्म हो जाएगी, फिर अगले जो मंथ में हम पीडियाट्रिक जो सब्जेक्ट है उसको भी खत्म कर देंगे। ठीक है, तो सभी लोग इस प्रकार से पढ़ो। साइकेट्री को मैं थोड़ा सा अलग तरीके से आप लोगों को पढ़ा दूंगा, साइकेट्री को मैं इसके एनक्लेस अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि कोई काम की नहीं है, ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे भी नहीं जाते, तो मैं कोशिश करूंगा कि अलग तरीके से आपको साइकेट्री पढ़ाऊँ। तब तक के लिए सभी लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।